फलाने कोठे में नई लड़की आई है, तुम चाहो तो ज्यादा पैसे लेके ले आओ, अच्छी है लड़की। बहुत सारे क्लब्स में लड़कियों की एंट्री फ्री होती है, लेकिन लड़कों की एंट्री पे पैसा लगता है। वाइस स्वैपिंग होती है, 50-50 हजार के लिए महंगे गिफ्ट्स देके, ब्रांडेड कपड़े देके, ब्रांडेड घड़ियां देके, जूते देके, ये सब करके वो सेक्स करती है। और उसके बाद में 3 लड़कियां निकाल चुकी हैं वो एरिया डिमोलिश होने के बाद। ये इतना बड़ा आपका कमरा है, इसमें 3 केबिन है, यानी बालिग लड़की निकलना चाहे तो भी नहीं निकली। उसके एक पैर नहीं था, बैसाखी से वो चल रही थी और वो आदमी उस लड़की के साथ, और मुश्किल से उसकी 16-17 साल की उम्र हो। बच्ची को देख के समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि वो ठीक से कपड़े भी नहीं अपने ठीक कर पाई थी। जिनकी आमदनी 500 से 600 के बीच में है रोजाना की, वो 200-300 रुपये वहाँ खर्च करके इजीली औरत पा सकती। आप अपने घर में मेड रखते हो ना, उसे हटा दो, इसे रखो। मैंने कहा 24 घंटे आपकी बीवी आप पे नजर रखेगी, और उस बॉर्डर से उसका काम ही है कि लड़कियां आए तो उन्हें ट्रैफिक करके यहाँ तक लाया। कोई ना माने तो इंटरनल पार्ट्स में चूना डाला जाता, मीज डाली जाती। Hey guys, welcome back to another episode of तजुर्बा टॉक्स विद जितेश। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो अक्सर इस दुनिया की चकाचौंध में कहीं खो सा जाता है। रेड लाइट एरियाज और उसमें काम करने वाली सेक्स वर्कर्स की कहानी, उनका दर्द, उनकी मजबूरी और उनकी जिंदगी का वो पहलू जो अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। बट टुडे वी ब्रिंग देयर स्टोरीज टू द लाइट। हमारे साथ स्टूडियो में आज एक ऐसे शख्स है जिन्होंने इन कहानियों को सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि बेहद करीब से महसूस भी किया है और कुछ हद तक उन्हें बदलने की कोशिश भी। सो प्लीज वेलकम मिसेज अतुल शर्मा, अ डेडिकेटेड सोशल वर्कर जिन्होंने इन औरतों को सिर्फ बचाना ही नहीं बल्कि उन्हें एक बेहतर जिंदगी देने में अपनी जिंदगी के 30 साल गुजार दिए। उन्होंने सिर्फ उनको उम्मीद ही नहीं बल्कि एक नया जीवन दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर एक ऐसी दुनिया का जहां केवल अंधेरा है लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी की रोशनियां उस अंधेरे को छांट रही है। सो नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका तजुर्बा टॉक्स विद जितेश के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू बुलाने के लिए भी। सीधा मुद्दे पे आएंगे, काम करते हैं जो आपकी सेवा है उसके बारे में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी कॉलिंग थी, ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जिसने आपको रेड लाइट एरिया के लोगों के लिए काम करने में मजबूर किया, उनकी हेल्प के लिए मजबूर किया कि भैया मुझे इन औरतों के लिए, इन बच्चों के लिए काम करना है। देखो जितेश, अगर मैं ये कहूँ कि मैं वहाँ काम करने गई, किसी की मदद करने गई, तो मैं हरगिज़ भी नहीं गई थी, क्योंकि बहुत छोटे उम्र से हमारा घर चूँकि एक सड़क के पार है, इतनी हिदायतें हमारे यहाँ होती हैं उस जगह में कि जब, और उसी बाज़ार से गुजर के जाना है, स्कूलिंग होनी है, तो ऊपर नहीं देखना है, ऊपर नहीं देखना है। तो उसने इतना ज़्यादा उत्सुक कर दिया, एगर कर दिया कि जाने क्या है ऊपर। और आज से, अगर मैं लगभग 45 साल पुरानी बात कर रही हूँ, तो 45 साल पहले अगर मैं ये बात पूछूं, मैंने अगर अपनी मदर को पूछा कि क्यों ना देखूं, तो सिवा पिटाई के तो कुछ और नहीं मिलना था। बिल्कुल। उस समय तो पीटना बड़ा आम बात थी, तो हमेशा पिटते रहे इस बात को लेके, और वही सवाल में खड़ा करती रही कि फिर क्यों ना देखूं। वो कहते, एक दिन उन्होंने थकार के मुझे कहा कि वो नाचती गाती हैं। अच्छा। तो तब तक हमें भी आवाज़ें आती थी जब गुजरते थे, तो फिर मैंने कहा नाचते गाते तो हम सब भी हैं, शादी होती है तब भी नाचते भी हैं, गाते भी हैं, भाभियाँ चाचियाँ सभी करती हैं। तो अब उनके पास जवाब नहीं था, और उन्होंने कहा मैं तेरे से मुंह नहीं लगना चाहती, बस वहाँ ऊपर नहीं देखना बस। फिर भी हम जाएँ तो ऊपर देखना। फिर कोई दुकानदार बुलाया, अब छोटा सा शहर है, बेटा किसकी बेटी हो, उनकी है, तो ऊपर नहीं देखते अच्छे घर के बच्चे। वो ऐसी हिदायतें थीं जिन्होंने ऊपर देखने को मजबूर किया, जानने को मजबूर किया कि क्या है। फिर वहाँ तक भी सब ठीक था, और मैं शायद 6th या 7th में थी, तो मेरी एक मेरे साथ ही पढ़ने वाली, मेरी फ्रेंड नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन मेरी क्लास में थी, और वो बैसाखी से चलती थी। तो ऐसे एक दिन स्कूल जा रही थी, तो मुझे खटखट की आवाज़ एक जीने से सुनाई दी। मैंने ऐसे ही देखा, जीने की तरफ आदत है सारे ताक झाँक करने की वहाँ, और उस जीने में देखा तो मैंने देखा वो लड़की है, और उसकी भी निगाह मुझसे मिली। वो तुरंत पलट गई और वापस चली गई। फिर मैंने उसे लगभग 8-10 दिन ढूंढा, स्कूल आए तो मैं बात करूँ, तू वहाँ क्या कर रही थी। मेरी अम्मा तो कहती है कि बहुत गंदी जगह, वहाँ ख़राब औरतें रहती हैं। वो नहीं आई। फिर वो एक दिन आई तो नज़रें चुराया, फिर मैंने पकड़ा, तू वहाँ क्या कर रही थी। वो नहीं आई। फिर वो एक दिन आई तो नज़रें चुराया, फिर मैंने पकड़ा, तू वहाँ क्या कर रही थी। तो शायद समय से आज मुझे महसूस होता है कि वो पहले से उम्र से बड़ी हो गई थी, और जो बात मुझे समझ भी नहीं आ रही थी वो उसने कहा कि वो उन खराब औरतों में से एक मेरी माँ है। और मेरा दुर्भाग्य है कि मैं वहाँ मतलब पैदा हुई, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं बदसूरत और पैर से ख़राब पैदा हुई, जिससे मुझे पढ़ने का मौका मिला।
मैंने जिद की अपनी माँ से, तो मुझे एडमिशन हो गया मेरा। तो बड़ा उसने मतलब मुझे अंदर से मुझे थोड़ा ख़राब लगा। फिर मैंने अपने घर में पूछा कि वो और बच्चे नहीं पढ़ते वहाँ। फिर डांट पड़ी कि भाई तुम कौन सा सबका ठेका लेके बैठी होगी और बच्चे नहीं पढ़ते हैं। अब उससे भी नहीं बात करनी, ये और सख्त हिदायत हो गई अब उससे, क्योंकि मैंने घर जाके बता दिया कि उससे भी नहीं करनी है कोई बात, क्योंकि वो तो ख़राब औरतें प्रचारी थी। छोटा सा शहर, कहाँ जाना, कबाड़ बाज़ार का नाम लेने में संकोच होता था कि नाम नहीं लें, बाज़ार में जाएंगे। तो वो घटना हुई। फिर अर्ली एज में शादी हो गई और थोड़ा विद्रोही स्वभाव था हमारा, हर बात पे आर्ग्यू करने का। फिर हमारे पास फिर शायद ऊपर वाले का था, कोई ऐसी घंटी बज रही थी लगातार कि जो मेरे पास भेज रही थी उन सबको। ऐसी कोई महिला आ गई, होंगी लगभग 35 साल की, और मेरा बेटा पैदा हुआ था, तो उसको खिलाने लगी। मेरे बच्चे नहीं, मैं खिलाऊं, थोड़ा सा सामने ही रहती थी, बहुत अपना। हालांकि मैं इतनी छोटी थी, मेरी 18 साल की उम्र थी, और लेकिन वो बड़ी थी। फिर वो मेरी दीदी बुलाती थी और मुझे कहा मैं बच्चे को खिलाऊं, मेरे कोई भाई नहीं, मैं इसको भाई मानती हूँ। ठीक है। मेरी सास को एतराज़ होता था कि इसके बच्चे नहीं हैं। पहली औरतें ऐसी बात करती थी और इसे बच्चा पकड़ा देती। मैं भी ये मत कहो, ये नहीं अच्छा लगता। वो खिलाती रहते इतना, मेरे साथ उसका थोड़ा अपनापा हो गया कि उसने फिर अपने बारे में मुझे बताया कि वो बचपन में उसको उठा लिया गया था, रंजिश थी घर में किसी से, और फादर पुलिस में थे, और बाजार में बेच दिया गया। और फिर वहाँ से कोई बंदा निकाल लाया जिसको ये गाँव ही के गाँव का था, और ये वो नहीं पहचान पाए क्योंकि बड़ी हो गई थी, लेकिन ये पहचान गई। इसने चाचा जी कह के बुलाया और बताया मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे निकाल दो, मेरे घर ले जाओ। लेकिन वो तो पैसा दे चुके थे, तो देह धर्म तो उनको पूरा करना था। कोई चाचा जी की लिहाज नहीं रखी गई, और वो हर दिन आते रहे। वो भी जिद करती रही हर दिन। फिर उसने एक दिन कहा कि तब बहुत रेस्ट्रिक्शंस इसलिए नहीं होते थे, फ़ोन वोन तो थे नहीं, तो क्या कहेगी कस्टमर से, क्या पूछेगी। तो कहा कि मुझे ले जाओ। उसने कहा अच्छा ठीक है, पैसा वैसा बाहर चाहिएगा तो तुम पैसा इकट्ठा कर लो और मैं ले जाऊंगा तुम्हें। उसने सब जेवर और लड़कियों का भी पैसा भी सब चीज़ें अपनी इकट्ठा की एक दिन, और उनके साथ निकल आई। वो सज्जन गवर्नमेंट जॉब में थे, उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र ले लिया था। अच्छा। यहाँ से वो लाए और गोरखपुर से लेके आए थे, और मेरठ उन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया, यहाँ ला के रख लिया उनको। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने, ये 6 महीने बीतते ना बीतते, क्योंकि वो तो उम्रदराज बाल बच्चेदार पोते पोतियों के थे, उनके रिटायरमेंट का टाइम था, और उन्होंने उसका सब पैसा वैसा लेके छोड़ गई। फिर एक उसके पास केवल टेबल फैन रह गया था, सब कुछ ले गए। अब वो अकेली, खूबसूरत बहुत थी वो महिला। उसके बाद में कोई और सज्जन थे वहीं, ऐसे ही थोड़े चलायमान बन के, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति तो छोड़ के चले गए, वहाँ किसी को नहीं बताया। नहीं तो पहली बार उसने मुझे बताया ये सब बातें, और मैं रख लूँगा तुम्हें। बेचारी उसके साथ रहने लगी। उन सज्जन ने भी कुछ करके नहीं खाया, तो किराए पर रह रही थी हमारे घर के सामने, तो कहा मुझे कहीं काम लगवा दो। तो वहीं पे एक नमकीन का कारखाना था, उसमें काम करने लगी। उनकी झाड़ू पोछा रोटी फुल टाइमर मेड हो गई। मेरा 2 रोटी में चल रहा था। वो सोकॉल्ड पति, वो भी जो कुछ बचा कुछ था अगले वाले में मैंने कहा, वो भी लेके भाग गए, और उन्होंने जाके किसी और से शादी कर ली। अब ये अकेली थी, तो इसने हमें सारी बताई। तो फिर वही थोड़ा सा दिमाग वो हुआ, हमने फिर परिवार वालों से अपने से जिद की, भाई एक बार उसका घर दिखवा दो, क्या पता वो अपने घर चली जाए। हमारी जिद मानी भी। मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी, मतलब मेरे ससुराल सब बहुत अच्छे हैं, सब लोग लेके गए। लेकिन आए वो दरोगा जी, और आके देखे तो उसको, अब सोचो एक 7-8 साल की बच्ची गुम हुई थी, और आज वो लगभग 35 साल की थी। इस बीच उनको 2 बेटे हुए, और बिल्कुल बहन की सूरत ऐसे कैसे दिख रहा था, खूबसूरत, गोरी चिट्टी, लंबे चौड़े, वो भी काफ़ी मतलब लंबी थी, 5.5 फुट की लगभग। और बहुत रोना धोना हुआ, और उसके बाद मैं रोना धो के कि बस मुँह फेर के चल दिए। हमने कहा इसको भी तो लेके जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे लिए थी, उसी दिन मर गई थी। बताइए उसका क्या दोष था। और मैं समझती हूँ कि अगर ये ना हुआ होता तो शायद मैं उस बाज़ार में कभी जाती नहीं। बिल्कुल। वो वापस आ गए, हम सब उसे भी साथ ले आए, और हमारे घर में मैराथन चली। इतनी बहस हुई कि उन बहस के आगे वो हार गई। वो अलग बैठी थी, वो हार गई और किसी वक्त निकल गई। हमको नहीं पता लगा वो कब निकली, वो चली गई। थोड़ा सा दुख हुआ, वो चली गई, कहाँ चली गई, ज़्यादा नहीं, इतनी उम्र भी नहीं थी।
98 साल की कुल उम्र थी, 2 बच्चे मेरे हो चुके थे इतनी अर्ली एज में। फिर वो 1 साल बाद आई और वो भाई दूज का दिन था, तो अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे, बहुत फल मिठाई विठाई लेके आई। तो आगे बड़ी खुशी खुशी बोली कि दीदी मुझे मेरे बेटे को गोविंदा बुलाती थी, मुझे गोविंदा को टीका करना है। मैंने कहा नहीं, पहले ये बताओ कहाँ थी और अब कहाँ से कपड़े आए, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था झाड़ू पोछा करती थी, और इतना फल लेके आई, इतनी सारी मिठाई टोकरी भर भर के। बोली वो देखो तुम्हारे ने तो किसी ने रखा नहीं समाज में, मुझे तुमने भी नहीं रखा, अब जहाँ से आई थी वहाँ रख उन्होंने रख लिया। अब वो ऐसा था मेरे लिए, मतलब मुझे दुख तो हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा जो नहीं भाई मैं नहीं रख सकती। सास ससुर थे मेरे, देवर थे, मेरी कुंवारी नंद थी, तो मुझे समझ नहीं आता, मैं सबसे बड़ी थी घर में। वो चली गई और मैंने कहा ये भी सब उठा लो। सब उठा लिए उसने, और उसके साथ कोई नौकर जैसा था, उठा के वो चली गई। मुझे वो आज तक भी याद है। मैं मतलब मुझसे कोई पूछता था, मैं इस पॉडकास्ट में कहती ज़रूर हूँ कि जब वो जा रही थी, मैं ऊपर थी और वो नीचे उतरी, उसने नहीं मुड़ी, लेकिन बिल्कुल ठीक सामने मैं खड़ी हूँ, दरवाज़ा सामने ऐसे, और जैसे ही दरवाजे पे जाने को ही मैं उसको देख रही थी, ऐसे पीठ हो रहा था थके से पैर से, और उसने बस यूँ मुड़ के मुझे देखा। वो आखिरी पल था वो, मैं ना उसकी आंखें भूली कभी, ना उसका देखना, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसकी आंख में आंसू थे। मुझे इतनी दूर से नहीं दिखाई दी, काफ़ी लंबा आंगन है हमारा। फिर वो चली गई, कभी नहीं लौटी। बरसों बीत गए, मेरे बच्चे बड़े हो गए, फिर मेरे देवर नंदों की भी शादियाँ हो गई, सास ससुर रहे नहीं। तो मैंने एक दिन अपने हस्बैंड को कहा कि उसको ढूंढें। अब तो भी अच्छा, मेरे लिए सारी दुनिया कबाड़ी की जात थी। मतलब मुझे पता, मैं सोचती थी केवल यही है ये बाजार औरतों का, और हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। क्योंकि जब चर्चाएं नहीं होती थी, टीवी नहीं थे, रेडियो पे ये बातें नहीं होती थी, तो उन्होंने हंस के कह दिया कि चले जाओ, जो धक्के खा के 2-4 गालियाँ खा के उन औरतों के बीच में और पकड़ के बिठा लेंगे वहीं। ऐसे मुझे उन्होंने मजाक में कहा। फिर भी मैंने कहा मैं चली जाऊँ, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आ जाऊँगी। ठीक है। उनको भी ये भरोसा था कि नीचे दुकान है, सब अपने ये मोहल्ले के लोग हैं, तो इसको कुछ होना तो है नहीं। मैं गई और फिर लौटी नहीं कभी, मतलब हर दिन गई। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करूँ इनसे, उसे कहाँ ढूंढूँ, मुझे तो हर कमरे पे जाना पड़ेगा तभी तो मुझे मिलेगी। मैंने उनसे फिर बहाना शुरू किया। मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड थे, उनकी वाइफ थी, मैंने उससे कहा मेरे साथ चलेगी, जहाँ चलेंगी, मुझे कहाँ ले जा रही है। उसे पता लग गया तो मुझे घुसने नहीं देगा, तेरे वाले ने तो कह दिया। मैंने कहा कोई नहीं, आज चल, बच्चे पढ़ाने की बात करेंगे। तो हमने उनसे फिर बच्चे पढ़ाने की बात की, हम तुम्हारे बच्चे पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कोई ना पढ़ता है यहाँ। इतनी धुतकार थी हर किसी पे। मैंने कहा मैं तो यहीं पढ़ाऊँगी, के लिए थोड़ी जा रही हूँ, यहीं आके पढ़ाऊँगी रोज़ाना। एक कमरे में ये पढ़ाएगी, ये पढ़ाऊँगी। बोले हमारा बच्चा दूसरे कमरे में नहीं जाएगा। अच्छा, दूसरे का हमारे यहाँ नहीं आएगा, पढ़ा ले जो पढ़ाती हो। हम पे किताब भी ना है, हम पे कॉपी पेन भी ना है, कुछ नहीं हम पे। आना हो करो, नहीं आना हो मत आओ। चलो, मैंने कहीं अंदर जाने का रास्ता मिले तो मुँह पे दरवाज़ा पहले ही बंद हो जाता था। धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते हर कमरे पे गई, वो कहीं मिली ही नहीं। फिर मेरे मतलब रिश्ते के मम्मी ससुर थे, उन्होंने कहा भाई तुम वहाँ जा रही हो सब ठीक है, मगर एक संस्था रजिस्टर करा लो, कोई दिक्कत ना आए, हमेशा तुम्हारी चिंता बनी रहती है। फिर मैंने कहा मुझे तो बता ली संस्था क्या होती है। तो उन्होंने फिर एक संस्था रजिस्टर कराई, पहली संस्था इस शहर की। अच्छा, हाँ, उससे पहले कोई संस्था रजिस्टर नहीं थी। ऐसे तो बहुत सारी थी, स्कूल कॉलेजेस की तो ट्रस्ट भी थे, सोसाइटीज़ भी थी, तो लेकिन ऐसे नहीं थी कोई सोशल सर्विस की। वो पहली संस्था रजिस्टर। पहली बार मैंने 96 में रेस्क्यू किया, और तब मुझे पता चला ये सब कितना कठिन है। क्योंकि उस लड़की से मेरी बातचीत हो रही थी और उसे वहाँ पे 15 साल हो चुके थे। अच्छा। और उसने अपने निकलने की उम्मीद नहीं खोई थी। कम उम्र में आ गई थी, 10-11 साल की उम्र में वहाँ पे बेच गया था। पहाड़ की लड़की थी, तो मुझे निकाल सकती है तुम तो बाहर की हो। जब आप पढ़ाने गए तब? हाँ, जब मैं पढ़ाने जा रही थी ऐसे। मुझे नहीं पता रेस्क्यू क्या है, रिहेबिलिटेशन क्या, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने कहा हाँ, लेकिन उससे पहले 2 काम तुम्हें करने होंगे। मैं कहती हूँ वो मेरी पहली गुरु थी। उसने कहा देखो यहाँ से निकालना इतना आसान नहीं है, तुम अपना कोई कस्टमर भेजना, मुझ पर भरोसा करती हैं 15 साल में, और इसलिए करती हैं कि मेरी बेटी इनके कब्जे में, मेरी 7 साल की बेटी है, वो इनके कब्जे में है। तुम अपना कोई कस्टमर भेजो,
1000 रुपये में बाहर जाती हूँ मैं रात को 96 में, और मुझे तुम बुलवा लो, लेकिन शर्त यह है कि रात रात में मेरी लड़की आनी चाहिए। मैंने कहा वो कहाँ है? अरे जयपुर है। अरे बाप रे, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा तो 1-2 दिन दो। खैर मैंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को संपर्क किया, हाथ जोड़े, गुहार लगाई, बस इतना कर दो कि रात रात में बच्ची को बचा दो, यहाँ ला दो, क्योंकि अगर खुल गई कि बच्ची को ला रहे हैं तो वो मार देंगे, है ना। तो खैर तत्कालीन डीएम ने हमारे बहुत सहयोग किया। पूरी रात हम लोग पिन ड्रॉप साइलेंस बैठे रहे उनके कैंप कार्यालय में। वो खुद भी कभी सो जाएं सीट पे, कभी बैठे रहे। मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। और हमें ये डर, लड़की आ गई और मुझे कहते 6 बजे के बाद चली जाऊँगी, अगर लड़की नहीं, मेरी बच्ची नहीं आई, रुकूंगी नहीं। 6 बज गए। 6 बजते हमारी धक 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 इतना तेज़ हो रहा था, हम एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन रहे थे। लड़की ने कहा मैं जाऊँगी, मुझे भेज दो, मैं जाऊँगी अभी क्या, अभी जाऊँगी, बिल्कुल एकदम। और इस बीच वहाँ से सूचना उनके वायरलेस पे आती है सर के कि वो नॉर्थन मोबाइल कर रखा है कि हमारी लड़की का अपहरण हो गया, मुकदमा लिखो हमारा। मैंने कहा भाई बड़ी मुश्किल होगी। मैंने कहा बेटा बस 5 मिनट थे, अगर नहीं आएंगे तो चली जाना वापस, छोड़ देंगे तुझे, यही छोड़ के आएगा लड़का जो तुझे लेके आया। खैर सुखद हुआ कि थोड़ी देर हुई, खबर आ गई बच्ची। वो पहली बार मैंने देखा कि एक माँ का बेटी से बिछड़ना। मैंने केवल ये देखा था सासरे जाते समय जब लड़की बिछड़ती तो कैसे रोती है। पता होता है माँ को भी वो कहाँ जा रही है, लड़की को पता होता कहाँ जा रही है। यहाँ न माँ को पता था ये क्या है इसका भविष्य, न बेटी को पता था। और वो इस तरह रो रहे थे दोनों, उसमें कस के लगाया। और फिर उसने कहा मम्मी मुझे वहाँ मत भेजना, मैं ही रहूँगी तुम्हारे पास। मैंने कहा अब नहीं जाएगी। डीएम सर ने भी कहा अब नहीं जाएगी। नारी निकेतन गई, उसकी शादी हुई, वहाँ छिपाया गया जहाँ भी शादी की है, सब मतलब ऐसा चल रहा है। तो उसकी बेटी की भी शादी हो गई। अच्छा, ये मेरा पहला रेस्क्यू था। और उसके बाद तो जैसे जुनून हो गया था मैं, क्योंकि उसको निकलने के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने उसके प्रति जो अपराध किया था थोड़ा सा सुकून मिला किसी एक को निकाल के। और फिर जैसे जुनून हो गया तो मैं केवल इस काम को जा रही थी। मैं बच्चों को पढ़ाती तो थी, मगर मेरी निगाह लड़कियों से होती थी। मैंने धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप किया कि मैं आई कांटेक्ट कैसे करूं, मैं टच थेरेपी कैसे करूं। वो मैंने फिर अपने जो मेरी और वॉलंटियर्स थी उनको, मैं कभी वहाँ जेंट्स वॉलंटियर्स को नहीं भेजती, मेरी जो महिला वॉलंटियर्स थी उनको सिखाना शुरू किया कि तुमको केवल आंख पकड़नी है उनकी, जो तुमसे निगाह मिला जाए कोशिश करना उससे बार बार मिलाओ, उसकी निगाहों को परखो कि क्या वो तुमसे कुछ कहना चाह रही है। और ये बड़ा हमारे लिए कारगर हुआ। जैसे ही हमारे आई कॉन्टेक्ट शुरू हुए कि जैसे हम गए, मालकिन बैठी है तो हमने सीधे लड़की को देखा, तो अगर लड़की ने हल्की सी मुस्कुराहट दी तो हमको समझ आ गया कि अब ये निकलेगी। कभी हमने ऐसी चलते चलते आए, कभी हमारे पास भी आ जाए, कभी हाथ कस के दबाए, ये भरोसा दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हर अपनी मेरी 8-10 वॉलंटियर्स थी महिला, सबके उसमें एक एक पर्ची, अपने नंबर की, एक उनकी खुद की, और इतनी छोटी कि उसको केवल वही देख पाए, कोई और ना देख पाए। तो उसको ऐसे रास्ते से रोल करके लड़की का हाथ पकड़ा, आगे लगाया था और उसने झीला छोड़ दिया। हम समझ जाते थे कि भाई ये भी पकड़ ली। तो ऐसे मोड़ना सिखाया कि तुम कैसे मोड़ो, और मोड़ के थोड़ी देर रखो ताकि वो अपनी उंगलियों से ये सोच सके कि यहाँ कुछ है, उसको मुझे छिपा के रखना है। अगर उसने गिरा दिया तो आप समझ लो हॉली कितना खतरा है कि वो उठाना है हमें। हाँ। वो मालकिन मांगेगी ये क्या है ना, ऐसा एहसास कराना वो हमारे हाथ से गिरा है, उसके से नहीं। उसमें अगर वो हमारा फ़ोन नंबर देखेगी तो हमें भी कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल। इस वक्त हम उसकी हिरासत में हैं, जब ऊपर वो वहाँ की मालकिन है, हम नहीं। दूसरे रेस्क्यू में यही हुआ कि हमने जब उसको 6 महीने हो गए थे, हमको लग रहा था फेल हो जाएंगे। फिर अचानक एक दिन ऐसा होता है कि मैं कहीं से आई और बहुत सर्दी थी, तब तो सर्दियाँ भी बहुत पड़ती थी। ये 2000 के आसपास की बात है। लड़की मैं जैसी जाके बैठी तो मुझे ठंड लगी थी बहुत तेज़। वो अक्सर वो जलाई रहती हैं तसली में कोयले वोयले। मैंने इसकी मालकिन से कहा मैं इसको यहाँ रख दे, ठंड लग रही मुझे बहुत। उसने रख दिया खिसका के। तो एक लड़की उठी जिससे हम लगातार आई कांटेक्ट कर रहे थे, हाथ नहीं छू पाए थे अभी तक। वो उठी और कुछ कोयले लाई और उस पर ऐसा करने लगी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अपने आप जल जाएंगी। नहीं आपको धुआं लग जाएगा। वो पहली बार बोली आपको धुआं लग जाएगा। पता नहीं मुझे अंदर से क्या हुआ, मेरे ऐसे यूं ही निकल गया मुंह से। मैंने कहा बेटा तुम्हारी ज़िंदगी के धुएं से ज़्यादा तो नहीं होगा ना।
और वो इस कदर रोई फिर कि मुझे उसको संभालना मुश्किल हो गया। मैंने ऐसे लिया। ऐसा नहीं है कि मालकिन भी इतनी कठोर होती है, उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। अब मैंने उसे कस के लगाए रखा अपने से। तब तक हम इतने बदनाम नहीं थे कि हम लड़के निकाल लेंगे, क्योंकि एक ही निकाल पाए थे। तो वो लगी रही बहुत देर तक। फिर उसने कहा कि मैंने 12th किया हुआ है, आपकी बात का अर्थ मुझे समझ आता है, मुझे टाइपिंग भी आती है। तब टाइपिंग के ज़माने थे। हाँ, टाइपिंग का मुझे टाइपिंग भी आती है, अपने यहाँ काम पे रख लो, अपने ऑफिस में रख लो। ठीक है बेटा, हाँ मैंने तो रखूँगी। घर कहाँ है? तो वाल के बोल, अरे मेरी बहन की लड़की तो है, पागल है, बकवास कर रही है, ये रुकेगी आपके यहाँ? इसको यहाँ लटकने की आदत है, ये क्या करेगी वहाँ पे जाकर? मैंने कहा तो इसको 12वीं तक क्यों पढ़ाया था? अरे इसकी जिद थी, पढ़ ली। मैंने कहा कहाँ पे पढ़ी थी? तो तेरी बहन की लड़की है, कहाँ पढ़ी? इसी शहर में तो पढ़ी होगी। अरे नहीं नहीं, ये तो राजस्थान में पढ़ी थी, ये तो वहीं रहती थी, ये तो वहाँ रहती थी। वो थोड़ा राजस्थानी पुट तो रहता उनके। मैंने कहा बकवास कर ली। फिर मैंने उसको टारगेट कर लिया, उसको नंबर दे दिया अपना किसी भी तरह से 1-2 दिन में। उसने मुझे फ़ोन किया। अगर 24 घंटे मेरे पास फ़ोन आया था तो मैं समझती लड़की निकलेगी, और अगर बात आई गई होगी तो मुझे नहीं लगता कि अब ये निकलेगी। 24 घंटे में उसके पास फ़ोन आया, उसने फ़ोन किया मुझे, और रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे जो उसने मुझे फ़ोन किया। तब तक मोबाइल तो आ ही गए थे छोटे वाले। उसने मुझे कहा कि मुझे आपके पास लैंडलाइन है? मैंने कहा हाँ। आप मुझे फ़ोन करो। मैंने कहा कहाँ पे करूँ? तो उसने मुझे PCO का नंबर दिया। मैंने कहा तू नीचे आई हुई है? बोली हाँ, मैं किसी कस्टमर के साथ आई। ठीक है। मैंने उसको मिलाया, मैंने बता मुझे निकाल दो, कैसे भी निकाल दो, और मैं आपके यहाँ काम कर लूँगी, मेरी कहीं और लगवा दो, अपने यहाँ नहीं रखना चाहती तो कुछ भी कर लो। मैंने कहा क्या एज है तेरी बेटा? मैं 22 साल की हो गई। अच्छा, बहुत सोचा। मैंने, मुझे 2 दिन का वक्त देगी? कि बस 2 दिन, नहीं तो मैं मर जाऊँगी, कुछ भी कर लूँगी। अब 2 दिन बड़े कठिन थे हमारे लिए, काम ढूंढे उसके लिए। तो ये समस्या खड़ी थी, न जाने कौन मिजर जो उस जगह गया हो और उसको पहचान ले, वो बड़ी भारी समस्या थी। फिर मैंने कहा बेटा जाके तुम पढ़ना चाहती हो आगे? अब कौन पढ़ाएगा मुझे, 22 साल की होगी। मैंने कहा मैं पढ़ाऊँगी, तुम उसकी चिंता छोड़ दो, लेकिन यहाँ नहीं, दूसरे शहर में। बोले कहीं भी कर दो, पढ़ लूँगी मैं। और आपको हैरानी होगी कि उस लड़की ने ग्रेजुएशन पूरा किया, हालांकि वहीं रही हो, गई कहीं नहीं। मैंने कहा बाहर खतरा है बहुत। प्राइवेट में इग्नू से कराया, ग्रेजुएशन कराया, फिर मैं उसको मास कॉम कराया। अच्छा, इग्नू से ही, क्योंकि मुझे कैरियर ओरिएंटेड कुछ देखना था। मैं किसी ऐसे कॉलेज में, मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं करा सकूंगी इतना भारी भरकम। तब तक मांगने की भी आदत नहीं पड़ी थी, अब तो पड़ गई है। तो वो लड़की ने मास कॉम किया, और अब वो इस शहर से बाहर जॉब कर रही है, मालकिन की मर्जी से। किसी एक अखबार में कर रही है, और प्रिंट मीडिया में काम कर रही है। और अभी शादी वादी है उसकी, शादी है, खुद से उसने पसंद किया है कोई। उसने कहा पाएंगी? मैंने कहा ये तो बुलाएगी। तो बस ये मतलब ये बड़े सुखद थे। फिर तो हमसे मारपीट भी हुई, गालियाँ भी पड़ी। ये भी हमारे बहुओं को, बेटियों को, सबको वहाँ बिठा देने की, सबको इस पेशे में ला देने की गालियाँ भी दी गई, सब कुछ हुआ। फिर वो तो नहीं रुका, तो चलता रहा, और मार दिए गए। फिर हम अरे पूरा गाड़ी में दूध का टैंकर चढ़ा दिया, और हम उसी में दब गए। कैसे लोगों ने काटा हमें नहीं पता, कैसे निकाला होगा काट कूट के। मेरा शरीर टूटा हुआ है तो, लेकिन उसने और मजबूत किया। मैम आपने जैसे 2-3 किस्से बताए कि कैसे आपने 2-3 लड़कियों को रेस्क्यू किया, तो आज तक आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक कितनी लड़कियां या कितनी औरतें जो है रेस्क्यू करी है? देखो, अगर मैं ऐसे कहूँ तो एग्जैक्ट उस जगह से तो 532 लड़कियां मैंने निकाली, और जो 28 लड़कियां हैं वो जो इधर उधर प्राइवेट उन्होंने रखी हुई थी और जिनके साथ वो इस तरह का ये निकाला है। तो और लगता है कि बहुत कम है ये स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतने में तो मैंने अपने आप को दाव पे लगा दिया था हर तरह से। आपने अभी जैसे बताया कि एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि जान से मारने तक का हो गया था, तो वो क्या हुआ था, मतलब क्यों हुआ ऐसा और किसने किया? देखो, ऐसा है कि आप किसी के हित प्रभावित करेंगे तो आपको नुकसान तो पहुंचाएगा। और मैं इस कदर तेज़ी से कर रही थी, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे पता नहीं लगा कब मैं 40 की हुई, कब मैं 50 की हुई। मुझे याद ही नहीं है कब मेरे बच्चे इतने से इतने बड़े हो गए।
बस इतना मुझे पता था कि मैं शाम के 5, और अंत में उन्हें ये दिखा कि मैं अगर ज़िंदा रही, ये 2010 की बात है, तो शायद मज़ार ना ख़त्म हो जाए। और 2010 में मेरी बेटी की शादी थी 11 जनवरी की, 2011 की, और 31 दिसंबर को मैं कार्ड बांटने निकली, बारिश पड़ रही थी। और तो कोई मेरे साथ थे, हमारे संस्था के प्रेसिडेंट हैं वो, हाँ, वो गाड़ी चला रहे थे और मैं उनके साथ में थी। कुछ पैसे थे हमारे पास, एक गाड़ी बुक करनी थी बेटी के लिए। तो उन्होंने घर से लगभग 1 किलोमीटर तक हम गए, तो उन्होंने कहा कोई पीछा कर रहा है। मैंने कहा घर से निकले हम, कौन हमारा पीछा करेगा, और किसको पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लग रहा होगा कोई हमारे साथ चल रहा है। फिर हम मेन आ गए सिटी में, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, पक्का कोई कर रहा है। मैंने कहा ये वो चूँकि पुलिस में है, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा तुम्हें ये पुलिस या तुम्हारा दिमागी खुराफात है, वो चल रही है और कुछ नहीं है, तुम चलो आराम से। सुबह सुबह का वक्त 7 बजे थे, और उन्होंने फिर किसी को फ़ोन कर दिया कि थोड़ा सा आगे चलते यही कि भाई मुझे वहाँ गाड़ी दे जा दूसरी, अपनी किसी शायद कलीग को किया होगा, उसने उनको वहाँ गाड़ी पकड़ा दी। हम उसमें चले गए और थोड़े मतलब एकदम बिल्कुल अलग एरिया में होके गली में मुड़ के इस तरफ आया, इस तरह से जाके करे। लेकिन आगे निकले तो फिर कोई पीछे था, मतलब उनका कहना ये कि कोई है। फिर हमने आगे जा 4 किलोमीटर बदली एक और गाड़ी, और संबंधित थाने से कहा मुझे गाड़ी दे दो, मेरी खड़ी कर लो। वो खड़ी कर ली। अब उसके बाद ये देखो कि हम जैसे ही अपनी बेटी के गांव के पास पहुंचे, वो मुझे कहते रहे कोई है जो हमारा पीछा कर रहा है, ना होगा। अब जैसे मतलब बेटी तो मेरी नैनीताल रहती थी, लेकिन उसका गांव ससुराल वहीं है। तो अब जब आदमी मुड़ेगा एकदम सामने ही, तो थोड़ा सा नीचे उतार के और ऐसा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो दूर का टैंकर चल रहा है और सामने खड़ा है और बीच सड़क में क्यों आ रहा है। तो मैं कुछ कहने को हुई, तो उन्होंने मुझे ऐसा पकड़ के एकदम से नीचे कर दिया। बस वो पल मुझे याद है, फिर कुछ याद नहीं। कुछ याद नहीं कहाँ क्या हुआ, मेरे हाथ पैर टूटे, ये टूटे, इसमें शिकंजा है, ये पैरों में है, और वो उनका तो बहुत बुरा हाल हुआ। तो वो तो इस तरह से डैमेज हुई, गाड़ी चला रहे थे इसे, क्योंकि वो कॉन्शियस थे कि कैसे बचाऊं। हाँ। मुझे तो पता ही नहीं था कुछ भी। तो वो मतलब बहुत जगह टूटे, और मैं क्या कहूँ, कितना लंबा चौड़ा आदमी, और ऐसे हो गए वो, इस तरह से डैमेज हुए कि 1 साल तो यही नहीं पता कि क्या हालत हुई। मैं कैसे लाई मुझे ये भी नहीं पता उन्हें। ये तो सब कहते हैं कि खुद ही टेम्पो में बिठवाया और ले आई। अच्छा। मुझे ये भी याद है कि जब वो तो शायद टेम्पो में नीचे पड़े हैं ऐसे, और मैं सीट पे बैठी हूँ, तो उन्होंने ये हाथ अपना उठाया और बहुत दर्द हो रहा। तो मुझे वो घड़ी याद है, घड़ी दिख रही है मुझे, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी याद नहीं। कैसे मैं हॉस्पिटल में ले आई, वहाँ लोगों ने क्या किया। और देखिए मेरी बेटी का ससुराल है, लोग निकल के जा रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उसमें मैं हूँ। बहुत बाद में पता लगा, जब अगले दिन अखबार में छप गया कि अरे हमें तो पता ही नहीं लगा, हम तो देख रहे थे लोग पैसे लूट रहे थे, 1-1.5 लाख रुपये मेरे पास थे, तो उन्हें लूट रहे थे। और वो जो उन्होंने सबसे पहले नंबर पे फ़ोन मिलाया, मेरे फ़ोन वहीं था, तो पुलिस ने मिलाया होगा। तो जो भी नंबर था मेरे भांजे का था, सोनू का नंबर था, तो उसके नंबर पे फ़ोन मिलाया और कहा कि भाई ये किसका फ़ोन है। मेरी मौसी का है, उनका एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरा। और वो कहाँ पे गए कि एक हॉस्पिटल का नाम लिया, वहाँ शायद वो लेके गई हूँ, कह रही थी कि मेरे परिचित का है और वहाँ पे लेके जाएंगे। तो खैर सब आ गए थे। वो तो 5-6 महीने कोमा में रहे, उनको कुछ पता नहीं था उसके बाद, और कोई शरीर का हिस्सा नहीं जो सर्जरी ना हुई हो। मुझे भी कई दिन बाद जैसे होश आया, तो मुझे मेरे वॉलंटियर्स सभी बैठे थे, एक ने कहा कि मैडम वो आया था। मैं कहा क्यों? वो कह रहा था मुझे एक बार बात करनी है बस। वो वहाँ का सबसे बड़ा मठाधीश रहा था। मैंने मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं क्या उससे बात करूँ। और फिर खैर मैं घर आ गई। मुझे 5-6 दिन बाद मुझे छुट्टी मिल गई थी। मैं घर में जिद भी हो रही थी कि मैं घर जाऊँगी। उनका भी नहीं पता लग पा रहा था कि वो किस हालत में है, तो उनकी फैमिली उनको ले गई थी, और शायद इसी हालत में वो शायद मुंबई ले गए थे, उन्हें कि ज़्यादा डैमेज थे। तो घर में गई और मैंने अपनी बाहर की, जैसे हम लोग थोड़ा देहाती हैं तो बैठक का रिवाज है हमारे यहाँ पुराने घरों में, तो बैठक में मैंने अपना लगा दिया था कि भाई तुम यहीं मेरा बिस्तर लगा दो, मैं यहीं रहूँगी, क्योंकि आएंगे लोग अंदर सबको डिस्टर्ब करेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं। वहीं पे थे, तो ये सब बैठे थे मेरे पास। उन्होंने कहा कि वो आया है। बाहर लॉबी में भी बैठने का थोड़ा सा सिस्टम है, तो वहाँ बैठा है। मैंने कहा यहाँ क्यों आया? घर तो मैं किसी को नहीं बुलाती इनमें से, कि आया है तो बुला लो। मैंने कहा चलो आ जा। आ गया वो। आती उसने मेरे पैर पकड़ी, माफ़ कर दो।
मैंने कहा तूने कराया? हाँ। तो मैंने कहा मैं तो बच गई। तो उसने एक धागा निकाला, बोली और बची रहोगी हमेशा, अब ये मुझे बांध दो। मैंने कहा तुम इसका अर्थ समझते हो? मुस्लिम है। मैं कहा अर्थ समझते हो? मैं भले नहीं समझता, पर मैं जानता हूँ कि कोई लड़की कोई औरत बांधे तो वो भाई बहन का रिश्ता होता है और मजबूत रिश्ता होता है। मैंने कहा ठीक है ना। सबने मना करा कि नहीं नहीं, इसके बाद में बताओ तुम, पता नहीं इसमें क्या पढ़वा के लाया होगा, क्या होगा। लोग सोच लेते हैं ऐसा, लेते हैं। काला धागा है, कोई बात नहीं, इससे बुरा नहीं हो सकता ना जो मेरे साथ हुआ है। मैं हिल नहीं सकती, अपने से टॉयलेट बाथरूम नहीं जा सकती, और इससे बुरा और क्या होगा। मैंने उसको बांध दिया, रोता रहा वो टाइम तक। और आप हैरान होंगे कि उसके बाद उसमें मुझे लगभग 32 लड़कियां निकलवाई, खरीदी और मुझे सूचना दी, क्योंकि वो तो सबसे बड़ा था उनका। खरीदी और मुझे सूचना दी। बट उसको ऐसा क्या रियलाइजेशन हुआ जो आपसे माफ़ी मांगने आया? कभी पूछा आपने? हाँ पूछा मैंने कहा क्या हो गया था ऐसा? तो उसने कहा मैं दीदी क्या कहूँ आपसे, मुझे ऐसा लगा जब मैंने आपको उस हालत में देखा, मैं देखने आया था ये कि मरने की जिंदा है, वहीं जहाँ एक्सीडेंट हुआ। इसका मतलब उसका कोई आदमी हमारा पीछा कर रहा था। मैंने जब आपको देखा तो आप पूरी जद्दोजहद कर रही थी कि उन्हें किसी भी तरह उठवा के, कोई सबको गुहार लगा रही थी कि इन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचवा दो, क्योंकि मुझे ये लग रहा था मेरा मुंह काला हो जाएगा। मेरी बेटी की शादी, मेरी गाड़ी, मेरी सब चीज़, और क्या क्या हुआ नहीं। तो मुझे उस समय लगा कि मैंने किसके साथ करा। मुझे ऐसा लगा कि ये जो यहाँ है ये मेरी माँ है। तो उसने ये कहा एकदम, तो मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गई, वो भी हो गया। और उसके बाद उसने 30-32 लड़कियां भी निकलवाई, लेकिन चोरी से। उसने कहा किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि मुझे ये भी मार देंगे। यहाँ भी पूरा नेक्सस है। हालांकि मुझे बहुत दुख है, उसका डेथ हो गई उसकी, और बहुत बुरी हालत में हुई। पर चलो, प्रभु की जैसी इच्छा। और उसके बाद मैंने, लोगों को ये लगा था कि अब मैं शायद छोड़ दूंगी, लेकिन लोग मुझसे उम्मीदें बांधने लगे थे। फिर मुझे ये लगा, क्योंकि अक्सर पत्रकार पूछते कि रीड है। अरे भैया मैं कहीं खड़ी भी ना हूँ क्या, रेडी करती रहूँगी। अभी मैं आपको ताज़ा तरीन बताती हूँ, इसी मंगलवार का। मैं मंगलवार को और ऐसी जैसे घर में बैठी रहती हूँ, ऐसी मैंने, बेटी आई हुई है मेरी, और मैंने चली, मैंने कहा चल कुछ तुझे दिलवा के लाती हूँ। बाजार चली गई मैं, और वहाँ कोई एक महिला दूर दुकान पर खड़ी थी और वो लगातार मुझे देख रही थी, और मैं चले जा रही थी। जैसे ही पास गई तो उसने मुझसे हाथ मिलाया। तो मैंने कहा बताइए कोई रेड है? बाजार में रेड? अरे भैया इतना तो बुरा हाल मत करो। बोले आप मुझे पहचाने नहीं? मैंने कहा शायद नहीं, इतने लोगों से मिलती हूँ तो शायद नहीं भी याद रहता कभी कभी ना। उन्होंने बताया कि किसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं और सब बताया होंगी, मैं मानती हूँ। मगर मैंने ये सोचा कि अभी तो काफ़ी टाइम से कुछ हुआ ही नहीं, उसके बाद भी अगर मैं कहीं खड़ी हूँ तो रेड करनी आई हूँ। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं कहीं जा रही हूँ और कहीं रेड में जा रही हूँ। तो मेरा ये हाल है। तो मुझे लगा फिर जिनका हित प्रभावित हो रहा है वो तो मुझे मारेंगे ही। बिल्कुल मारेंगे। वो मुझे क्यों नहीं मारेंगे, है ना। बहुत गंदी गालियाँ भी सुनती हूँ, इतना भी सब, मतलब जो बुरे से बुरा सुन सकती हूँ वो सब, और आदत में शुमार हो गया कह लो। क्योंकि प्रभु की कृपा ऐसी रही, शायद उनका आशीर्वाद रहा कि मेरे बच्चे वेल सेटल्ड हैं हर तरह से, और कहीं कोई इफ बट है नहीं, और ज़िंदगी में बदनामी नहीं मिली। सबसे बड़ी बात यह है, उस एरिया में काम करके किसी ने कभी ये नहीं कहा कि ये, कभी भी। वो कुछ कहते रहे, उनसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसा मांगा, ये करा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे तुम्हारी तो बच्चे पढ़ा रही, दे भी दोगी तो क्या हो जाएगा, और कोई नहीं देता। हाँ मैं उनकी तय की गुनहगार हूँ। या कभी कभी मैं, बिल्कुल मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है कि कभी कभी किसी का कुछ हुआ, दीदी एक साड़ी लाएं जयपुर से आ रहे हैं, ले आओ भाई, क्या बात है, साड़ी तो पहनूंगी तुम्हारी मैं। और मैं बड़ी सहेज के रखती हूँ, उन्हें कम पहनती हूँ ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चले। अच्छा मैम, हम इसको, इस एरिया को रेड लाइट एरिया बोलते हैं, और ये हर शहर में है। जैसे आपने बताया कि आपको उस समय नहीं पता था, बट हाँ आज तो सब जानते हैं कि हर शहर में, नहीं तो मोस्ट ऑफ द शहर में ऐसे एरियाज बने हुए हैं। हाँ ये रेड लाइट एरिया नाम कैसे पड़ा इसका? देखिए दो बातें रितेश इसमें। एक तो ये हर शहर में नहीं है आइडेंटिफाइड रेड लाइट एरिया, आपको है नहीं होगी। ये हर उस जगह है जहाँ कैंट है। अच्छा। आगरा, मेरठ, बनारस, मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली कैंट। दिल्ली तो है ही है। हर उस जगह है जहाँ कैंट है।
हालांकि सैनिकों का प्रवेश निषेध का बोर्ड लगा होता था, आज नहीं है, पर ये होता ही इसलिए था कि सैनिक बरसों बरस अपने यहाँ नहीं जाते थे अच्छा। परिवार के पास, तो यहाँ आ सकते हैं। व्यवस्था जब बदलनी शुरू हुई तो यहाँ आ सकते थे। और रेड लाइट भी ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ एक है। अच्छा। क्योंकि देखिए जब आप रुकते हैं रेड लाइट पे ही तो रुकते हैं, बिल्कुल। आगे आपको खतरा है, रुकेंगे तो चालान भी हो जाएगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो आपको रुकना है रेड लाइट पे हर हालत में। ये रेड लाइट भी शाम 8 बजे हो जाती थी। हर बाज़ार के कोने पे जहाँ इस तरह के देह व्यापार के अड्डे थे वहाँ पे एक लाल लैंप शेड जैसा होता था, पोल होता था, और वो शाम को 8 बजे जलाया जाता था। अच्छा। एंट्री पे भी और एग्जिट पे भी, कि ना कोई इधर से आए ना कोई इधर से आए। अब ये प्रोहिबिटेड एरिया है, आप चाहें तो अपनी मर्जी से चले जाएं, नहीं तो खतरा है। आपको सैकड़ों बीमारियां लग सकती हैं, आपको परिवार बदनाम हो सकता है, आप खुद बदनाम हो सकते हैं। तो ये रेड लाइट हो गई है 8 बज के, और वो सुबह के 4 बजे तक रेड लाइट रहती है। अच्छा। उसके बाद बंद हो जाती है। बाजार शुरू हो गया तो बंद हो गई, आवागमन शुरू हो गया लोगों का, लोग शर्माएंगे, जाएंगे नहीं। उस वक्त कोई नहीं है, बाजार भी बंद हो गया, सब चीज़ बंद हो गई। तो ये इसका सिस्टम है पूरा। अब ना रेड लाइट नहीं है, लेकिन इनको रेड लाइट एरिया हर हालत में कहा जा रहा है आजकल। अच्छा। हाँ, तो एक तरफ से तो अच्छा ही है कि हम कोई उनको वेश्यावती का बाजार नहीं कह रहे, या हम कोई ऐसी चीज़ नहीं कह रहे कि जो किसी की अस्मिता पे चोट करती हो, तो रेड लाइट एरियाज कह रहे हैं। हालांकि सबको पता है कि मेरे शहर में अगर कोई स्टेशन उतरे और वो किसी से कहने लगे रिक्शे वाले से भैया कबाड़ी बाजार जाना है, तो वो एक बार को तो उसका चेहरा देखेगा, कबाड़ी बाजार जाना है, वो जो उसकी मुस्कुराहट है वो आपसे पूछेगा नहीं कहाँ जाना है, कबाड़ी बाजार में जी आ गया हूँ, अब बता दो किस जगह पे छोड़ना है ना। तो ये ऐसा सिस्टम है। और दूसरा ये है कि आपको आगाह करने के लिए भी था और सैनिकों के लिए भी था कि कोई ऐसी सूचना लीक ना कर दें, वहाँ नशा करेंगे, शराब पिएंगे, सूखा नशा करेंगे, और आपसे कुछ ऐसी ना निकाल ली जाए कि जो देश के लिए खतरा बन जाए। इसलिए ये रेड लाइट एरियाज थे कि वो खतरे की जगह, बस आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके सम्मान के लिए और देश के प्रश्न के लिए रेड लाइट। तो उस जमाने में सिर्फ रात को 8 से सुबह 4 तक होता था ओपन, तो आज के डेट में तो ये 24 घंटे 24 घंटे। तो अगर हम देखा जाए, ये तो एक एरिया स्पेसिफिक हो गया कि वो एक एरिया है, रेड लाइट एरिया है, बट आज के ज़माने में बहुत से और भी तरीके हैं जहाँ पे इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि शहरों में क्लब खुल चुके हैं, अगर हम देखें कि बहुत सारे क्लब्स में मतलब लड़कियों की एंट्री फ्री होती है, लेकिन लड़कों की एंट्री पे पैसा लगता है ना। स्टैग एंट्री पे या कपल एंट्री फ्री होगी, या लड़कियों की एंट्री फ्री होगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी इसी चीज को कर रहे हैं। देखिए इसका एक बड़ा एक और दूसरी चीज़ है, जब क्लब्स में एंट्री होती है ना, पति पत्नी भी जाते हैं, बिल्कुल, है ना। और वो उस दिन बाकायदा प्रचारित होता है कि आज कपल पार्टी है, तो अच्छी कोई बुराई नहीं हुई, कपल जा रहे हैं दोनों यार, मगर वाइफ स्वैपिंग होती है, उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता कि वाइफ स्वैपिंग के मामले हमारे पास आए, और जिसमें ऐसे भी आए कि जो बहुत हाई फाई सोसाइटी के लोग थे, किसके पास कितना पैसा खर्च करना, वाइफ स्वैपिंग हो रही थी, चाबियों के जरिए हो रही थी। अच्छा। डाला जाए उसमें, एक महिला ने हमको पूरा का पूरा बताया कि उसमें सब चाबी डलती है टोकरी में, और जो कोई चाबी उठा ले वही जिसकी गाड़ी की चाबी है वो उसके साथ जाएगी। जिस महिला की वो चाबी है उसके पति की है, वो जिस आदमी ने उठाई है उसके साथ जाएगी, उसका पति है या नहीं। और अगर पति के पास आ गई गलती से तो उसको फॉल्ट माना जाएगा, वो दोबारा डलेगा। अच्छा। हाँ, तो इससे खराब और क्या हो सकता है। दूसरा एक और आप देखिए, कभी गौर करिएगा, हम आपका भी शहर कोई छोटा नहीं, कहीं पॉल हो और जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती हो, कभी कभी रेड लाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, बिल्कुल। कोई लड़की आपको दिखेगी जिसने खंबे पे एक पैर ऊपर कर रखा है एक नीचे, और वो मोबाइल देख रही है लगातार मोबाइल पे, वो एक निगाह ऐसे करती है, एक ऐसे, रेड लाइट पे होती है तो ऐसे करती है, कभी गौर से करना। ये वो लोग हैं जिन्हें लग्जरी जुटाने के लिए और इस पेशे में आना है। सबसे ज़्यादा धन देने वाला ये पेशा है, जिसमें आप एक ज़माना हम कहते थे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे तीसरे देश, पूरे विश्व का तीसरा सबसे ज़्यादा धन देने वाला काम है विश्व का, जिसमें कुछ नहीं लगता। एक औरत की अस्मिता, एक बच्ची का जीवन दांव पे लग जाता है और आपकी जेब भर जाती है।
और यही इसका दूसरा विपरीत ये विधा है कि जहाँ पे अपने जिस्म को दाव पर लगा और कहते हैं कि मेरी बॉडी मैं चाहे जैसे इस्तेमाल करूं, आप रोक नहीं सकते उनको, कानून आप कुछ कह नहीं सकते, मालिक हैं हम, और मेरी बॉडी में जिसे चाहे इस्तेमाल करूं, जैसे चाहे करूं इसको, और वो कोई रुके। पता है उन लोगों को ये कौन है जो इस तरह के काम करने के आदी हैं। गाड़ी रुकेगी उनके पास, लड़की देखेगी, अगर वो ऐसे करते हैं तो लड़की जाएगी, अच्छा जाएगी और तय होगा, अगर तयशुदा हो गया बैठ जाएगी गाड़ी में, नहीं हुआ तो वापस आके फिर खड़ी हो जाएगी, फिर मोबाइल चलता रहेगा उसका। वो उसमें कुछ नहीं कर रही है मोबाइल में, उसकी निगाह तो वही है कि कौन रुक रहा है, और रुकने वाला वो होगा जिसको पता है। हाँ, जिसको पता है, जो अनजान है इस चीज़ से, वो क्यों रुकेगा? उसे क्यों पता नहीं है। तो ये ऐसा गली मोहल्लों में फैल गया है। और मैं अभी इसका एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू आपको और बताती हूँ। मेरे शहर के साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई है। घटना ये हुई कि कुछ ऐसे लोग जिनको केवल काम ही ये है कि वो ऐसी चीज़ों को अपोज करें और उस ढंग से करें कि बर्बाद हो जाए दुनिया, इसको भी कुछ लोगों ने मिलकर अपोज किया हमारे यहाँ इस एरिया को, और हाई कोर्ट में अपील करके उसको डिमोलिश करा दिया 2018 में। वो बेघर हो गई, सील लग गई, कहाँ जाएंगी, वहीं रहेंगी ना आसपास। बिल्कुल, उनके घर तो हैं, उन्होंने तो अपनी संपत्तियां बना रखी हैं, वो उन घरों में, और उसके बाद में 3 लड़कियां निकाल चुकी हैं वो एरिया डिमोलिश होने के बाद, और जो पुलिस को नहीं मिली। और ये पलक बात थी कि पुलिस उनसे बहुत नाराज हुई, क्योंकि अखबारों ने अगले दिन लिख दिया कि संकल्प का साहस पास, पुलिस फेल। तो क्वेश्चन उठ जाते हैं, क्वेश्चन उठ जाते हैं उन पे। 17 दिन से जिस लड़की को नहीं खोज पा रहे थे, वो हमने 1 दिन में खोज दी उन्हें, सिर्फ CCTV कैमरे के जरिए। सब जानते हैं ये गलत है, तो गलत है तो फिर सरकार इसको बंद क्यों नहीं करती? देखिए, दोहरे मापदंड है। एक तरफ आप कहते हैं कि वेश्यावृत्ति अपराध है, ITP एक्ट भी कहता है कि वेश्यावृत्ति अपराध है। दूसरी तरफ आप कहते हैं वेश्यावृत्ति क्या है? वेश्यावृत्ति ये है कि जब 2 या 2 से अधिक स्त्री या 2 या 2 से अधिक पुरुष एक साथ एक कमरे में सेक्सुअली एक्टिव हों, वो वेश्यावृत्ति है। ऐसा कैसे होगा? खुले कमरे में 2 आदमी और 2 औरत कैसे होंगी? फिर वहाँ है खुले कमरे में, ये इतना बड़ा आपका कमरा है, इसमें 3 केबिन हैं। अच्छा, और वो लकड़ी है, दीवार के नहीं है, पर्दे के हैं केवल। इतने में कि जितने में एक आदमी, बस वो 5 फुट का है कि एक आड़ा भी हो सकता है, ताकि ये 5 फुट अलग रह जाए और ये एक लंबाई में एक अलग मिल जाए, केवल पर्दे डले हुए हैं। तो आपको वो वेश्यावृत्ति नहीं दिखती है, वहाँ नहीं आप कर सकते। वहाँ तो रेड करेंगे तो भगत सिंह पैदा हो अतुल शर्मा के घर में बस, और कहीं ना हो, कोई नहीं हाथ डालना चाहता। आपको नहीं दिख रहा वहाँ वेश्यावृत्ति? ITP एक्ट का खुला उल्लंघन होता। कब करते हैं? कोई नाबालिग लड़की है तो बताओ, अरे मैडम अपनी मर्जी से थी, आप भी पता नहीं क्या करते रहते हो, है ना। यानी बालिग लड़की निकलना चाहे तो भी नहीं निकलेगी। क्यों भाई, ऐसा कहाँ लिखा है? अरे वो कह रही है मुझे निकलना है तो निकल रहा है। मैंने इसे हालात में लड़कियां निकाली हैं, क्या बताऊं, कि मतलब मुझे सूचना आई कि लड़की है। अगर जिस समय चलते हुए रेड लाइट एरिया था 2018 में, तो ये मेरा लास्ट वहाँ का रेस्क्यू था। लड़की है, अति मैं पूरा रात का टाइम, सर्दी के दिन, और मेरा एक शराबी नौकर, भयंकर। मैं तो स्टाफ को नहीं बुलाती, किसी को नहीं बुलाती रात के टाइम। मैंने कहा मुझे स्कूटी पे लेके चल, और वो कैसे चला रहा होगा आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसा है हमारा। वो ऐसे चला रहा है और बैठे रहो चुपचाप, हिल रही हो, मैं नहीं हिली, तू हिल, मुझे ले चल, नहीं। फिर मैंने लाया, फिर वहाँ पे बिल्कुल पुलिस चौकी बराबर एक मंदिर है। मैंने कहा तो स्कूटी भी खड़ी कर ले, तो यहीं लेटा पड़ा रहे, मुझे जाना दे। पूरे बाजार में मैं घूम रही और मैं ऐसे पूरा दुपट्टा सब बांध रखा था। पीछे से मुझे किसी सब्जी वाले से पूछूं, किसी दुकान वाले से, भैया क्या भाव दिया? भाई कहाँ से देखूं, मुझे लड़की नहीं पता लग रही किस कमरे पे। पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, मैडम। मैं मुड़ी तो नहीं, उसने फिर दोबारा कहा। मैंने कहा कौन है भैया? सामने आ जाओ। मुड़ नहीं रही मैं, वो मेरे मुंह के सामने आ गया। हमने नाम बताया। उस लड़की की शादी मैंने वहीं सी करा रखी। हम लड़की को ढूंढ रही हो, मैं नहीं फ़ोन करा था। मैंने कहा मैं कितनी देर से परेशान हो रही, तो अब बता ना। अब पुलिस मेरी इंतजार कर रही है पीछे नाले में। तो मैंने कहा ये जो छोड़ के इस पर दूसरे पर चढ़ जाओ। चल गए वो भगदड़ सी मची। मैंने कहा रुको, मैं कुछ नहीं करना है, मैं केवल देखना चाह रही हूँ, कोई नाबालिग लड़की तो नहीं। देख लो, दिख नहीं।
सारे कमरे देखे, नहीं मिला। तो सारे कितना इतना सा कमरा होता, उसी में से ऊपर नीचे सब बना है, सब इधर कहीं दुछत्ती, कहीं कुछ, कहीं में इस तरह का बना हुआ है सब। और सब में जितना आपका ये चौकर कटा हुआ है, ये कटा हुआ है, ये नीचे दुकान में उतरता। अच्छा। फरार होने के लिए दुकान वाले भी तो करा रहे हैं, है ना। उसमें एक रस्सी की सीढ़ी बनी होती है, वो डाल दो, लड़की उतर जाएगी। अब हम दुकान को थोड़ी खुलवा लेंगे उनसे, उस पर कालीन बिछ किया, खत्म हो गया। तो लड़की नहीं मिली। फिर एक मुझे छोटा सा कमरा दिखाई दिया, ऐसे जैसे आपको पर्दा लग रहा है। मैं ये सोच रही हूँ ये तो खिड़की पे है किसी पे, तो मैंने फिर भी वो पर्दा हटाया, ये तो कमरा लग रहा है मुझे। मैंने खटखटाया, नो दीदी ये तो कुछ नहीं, अलमारी है। अरे अलमारी कैसे है, ये जैसे खिड़की बन रही है साइड में। बोले ना ना, ये मैंने अंदर ही बनवा दी, पहले कमरा था ना, फिर मैंने इसे वो बना दिए। तो मैं देख तो लूँ, इसे खोलो, अंदर किन्ने बंद करा अलमारी से, बाहर होता है इसका ताला। अब उसके भी इस सवाल का जवाब नहीं था। अब मेरे पीछे पड़ी रहती, मेरे पीछे पड़ी रहती, बड़ 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 बड़, चुप नहीं हो रही। मैंने इस बीच पुलिस को फ़ोन कर दिया, मैंने याद हो गया। वो आ गए सब। कहा मैडम है भी कहीं, इतना सा कमरा कहीं दिख रहा है। मैंने कहा 2-4 मैंने जीने पे भेजे, ऊपर वाले में देख के आओ, नहीं मिले। बैठी हो, लड़कियाँ तो बाहर बैठ जाती हैं उस टाइम। हम तो अपनी मर्जी से जी, दिख रहा है सबका, मालकिन की हो गई। मैंने कहा नहीं भाई, लड़की की तो सूचना है मेरे पास। मैं उस दरवाजे में भाई पीछे पुलिस वाले से कहा, इससे मैंने इसके दरवाजे को तोड़ दिया तो उन्होंने क्या दरवाजा खोला तो अंदर से कुछ आहट हुई। तो उन्हें गाली देकर कहा गया बाहर निकलिए, जो भी है भाई, ये सारे की दरवाजा तोड़ कर अंदर मारूंगा। लंबा थोड़ा सा था कांस्टेबल। थोड़ी देर में निकला एक आदमी, लंबा लहीम शहीम सा, देहात से था, सिर पे वो बांधे हुए और कुर्ता पजामा। उसने उस सिपाही के यहाँ नेम प्लेट देख ली, जातिगत। अरे भाई साहब हम भी यही हैं। उसे पता नहीं है क्या हुआ, भाई ने उसके 2 थप्पड़ दिए। शर्म नहीं आ रही ये बताते हुए कि हम भी यही हैं। फिर कुछ नहीं, मैंने कहा पर लड़की तो नहीं निकली। मैंने कहा चलो उससे कि मैंने मालकिन से, मैंने कहा देख लड़की क्या कर रही, क्यों नहीं आ रही बाहर, निकाल उसे। अब कुछ नहीं होता, निकाल। हमारे से गलती ये हो गई कि हम लड़की के चक्कर में लग गए, इतने में वो आदमी भाग गया। चलो कोई बात नहीं, वो तो फिर पकड़ा जाएगा। लड़की निकली तो मैं कह रही हूँ मेरा अंतर मन तहल गया। उसके एक पैर नहीं था और बैसाखी से वो चल रही थी, और दूसरे पैर में भी उसके वो जूता जो बनता है वो चढ़ा हुआ था। ये तो बिल्कुल ही नहीं था। और वो आदमी उस लड़की के साथ था, और मुश्किल से उसकी 16-17 साल की उम्र होगी लड़की। ऐसा मन हुआ खुद मर जाऊंगी, इसे मार दूँ। बच्ची को देख के समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो ठीक से कपड़े भी नहीं अपने ठीक कर पाई थी। मैंने कहा इसे ले जाओ, पहले इसके कपड़े ठीक से बदलवाओ, अच्छा सा कुछ बनाओ, और तब इसे तुम सामने लाना। बना दिया, मुकदमा भी लिखा गया। लेकिन वो मैं उस लड़की का चेहरा कभी भूल भी नहीं पाऊंगी, अपने आजीवन नहीं भूल पाऊंगी। जैसे उसने मेरे से कहा, मैंने कहा बेटा, मैंने पहले उसकी तरफ ऐसे करा, लेकिन मुझे लगा कि कैसे आएगी। मैंने उसको आगे बढ़ के गले लगाया तो रोती रही चुपचाप। बैसाखी नहीं छोड़ सकती थी, गिर जाती ना, ये पैर काबिल था। ये मैंने कहा बस मुझे इतना बता कि पैरों को क्या हुआ। वो भी बड़ी दुर्घटना थी। किसी से प्यार करती थी, वो शादी को तैयार नहीं था। इसने उससे जिद की, उसने कहा आजा चलते, और ट्रेन से लाया। और जब उतरने लगे ट्रेन दी में भी उसने धक्का दे दिया, पैर उसके उसमें कटे। ये वाला पैर भी नीचे तलवा नहीं था उसका, मतलब नीचे का हिस्सा नहीं था, ये यहाँ से कट गया था इस तरह से। और फिर उसी ने उठा के अस्पताल भर्ती कराया, ठीक होने के बाद यहाँ बेच दिया मामूली से पैसों में, 10-20 हज़ार रुपये, क्योंकि वो तो किसी काबिल नहीं थे। आप सोचो, लड़की ने मना कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे ना निकेतन भेज दो, कहीं हाई स्कूल में पढ़ रही थी, कहीं भेज दो, मेरे घर को मत देना पता। आसपास की कहीं के थे, बताया नहीं उसने। हमने बहुत जिद की, बहुत सब किया, लेकिन हम उससे ज़्यादा बेटर ये लगा कि क्योंकि हमारे यहाँ हॉरर किलिंग बहुत जल्दी होती है, कि ये इसको नानी निकेतन ही भिजवा दिया जाए। तब मतलब कोई वहाँ नरपिशाचों की कमी नहीं है। जैसे लोग आते हैं, हालांकि वो ठेले वाले, रिक्शे वाले हैं, सब्जी वाले हैं, ये सभी वहाँ हैं, पुताई वाले हैं, ये सब लोग आते हैं जिनकी आमदनी 500 से 600 के बीच में है रोज़ाना की। वो 200-300 रुपये वहाँ खर्च करके इजीली औरत पा सकते हैं, वस्तु की तरह। और वो घर घर में फैल गई हैं, तो इतना खतरा है कि जब वो आसपास की लड़की को भी निकाल सकते हैं। जिस लड़की को मैंने निकाला वो 15 साल की थी को। तो इसमें आपको लगता है कि कुछ लोग तो, जैसे आप
का एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे लड़कियों को आपने रेस्क्यू किया है, कभी ऐसा इंसिडेंट सामने आया है कि कुछ को तो ज़बरदस्ती भेज दिया गया, वो मजबूर हो गई, वहाँ से निकल ही नहीं पाई, कुछ ने शुरुआत अपनी मर्जी से करी थी बट एक टाइम बाद जाके वो वहाँ से निकलना चाहती थी बट निकल नहीं पा रही? नहीं, देखो, जो शुरुआत अपनी मर्जी से कर रही हैं वो जिनका ये जातिगत पेशा है, नट हैं, कंजर हैं, इस तरह का, और वो उनका मात्र सत्तात्मक परिवार है, उनकी नानी, पड़नानी, माँ, बेटी, बेटी की बेटी, सब उसी धंधे में। बदलाव आया फिर उसके बाद, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं अपनी उपलब्धि मानती हूँ इसे कि उन 30 सालों में इतना बदलाव तो आया कि बच्चे पढ़ने लगे, लड़कियाँ उस धंधे में नहीं है। मगर दूसरा गंदा बदलाव ये आया कि हम जैसे नरपिशाच जो नरपशु पड़े हुए हैं समाज में, वो समाज की बेटियों को बेचने लगे हो। आज उनकी बेटियां धंधा नहीं करती, हमारी बेटियां कर रही हैं वहाँ। तो मर्जी से तो वहाँ कोई नहीं आता, वो इतना खतरा, मर्जी से आती है उन लड़कों के साथ प्यार में फंस के, उन आदमियों के साथ नौकरी के नाम पे, घरेलू कामकाज के नाम पे, और उसके बाद जब एक बार वो सीढ़ियाँ चढ़ जाए, उन्हें उतरना इतना आसान नहीं है। उन्हें मुझे भी उतारना आसान नहीं होता। जब मैं एक लड़की निकालती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि ये एक छाता है, जो मेरी एक एक उंगली पकड़ लेगा वो निकल आओ। वो बोले यहाँ ज़बरदस्ती है, मर्जी से निकल जाओ। निकलती भी है, एक दो लड़कियाँ हिम्मत करती हैं, जो जान जाती है कि भाई ये दबंग है, भिड़ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। मरने जाते लड़की सहमी हुई एक बाथरूम में बंद रहती हैं, खिड़की से झांकती रहती हैं कि पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा। पर मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि जो खिड़की से भी झांक रही है ना, हर किसी की आंख से आंख जरूर मिलाती हूँ और ये जरूर कहती हूँ कि अगला नंबर तुम्हारा, ये भी आएगी। कभी रिग्रेट हुआ ऐसा कि वो देख रही थी मुझे लेकिन हाँ, मैं उसको बचा नहीं पाई? हाँ हुआ, और इतना ज़्यादा हुआ कि वो मैं आज भी नहीं निकाल पाई अपने मन से। निकालने का तो मतलब था मेरा उसको, लेकिन उससे पहले उसने मुझे कुछ ऐसा कह दिया कि मैं उसकी बात में आ गई। वो बराबर मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रही थी, यहाँ तक कि वो इतना खुल गई थी कि जैसे मेरे कार्यक्रम होते उनमें भी आती थी। मैं अगर आती हैं वो, मैं मंच भी देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मंच पे बिठाती भी हूँ, अगर भले ही वो इसी विषय पे हैं पर उनको बात कहने का मौका देती हूँ। तो वो बच्ची आती भी थी, बहुत प्यारी सी थी। उसने मुझे एक दिन बहुत खुश फ़ोन करा कि वो कोई मुझसे प्यार करता और शादी करेगा। मैंने कहा बेटा कोई नहीं करता यहाँ शादी, और आप जानती हो उसे? मैंने कहा मैं जानती हूँ, तो मैं अभी आ रही। फिर तो तू मुझे बता, मैं पहले उससे बात करूँगी, उसके बाद देखूँगी, मैं शादी करा दूँगी, तू चिंता मत कर। बहुत खुश थी। और उसने जो मुझे नाम बताया, मेरा ये हो गया कि तू या तो मर जा अभी तो इस बच्ची का दिल तोड़ने की हिम्मत ही नहीं है मुझ में। फिर भी मैंने वो गंदी हरकत की जो मुझे शायद नहीं करनी चाहिए थी। मैं उसे नीचे उतार लाई, और नीचे उतार के जैसे ही चौराहे पे गई मैंने उसे दिखाया सामने। वो उस समय घोड़ी पे था, शादी गई थी उसकी। नहीं, गौर से देखा, फिर मेरी तरफ देखा और मेरे से ऐसे करके हाथ छोड़ा। मैंने पकड़ रखा था उसका कस के, उसने कस के ही छुड़ाया मुझसे और वापस मुड़ गई। फिर मेरी तरफ नहीं देखा उसने पलट के। मैं भी हिम्मत नहीं जुटा पाई, मैं वापस आ गई। अंदर से लगा रहा शायद तुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हुई है, ये नहीं होना चाहिए था आज। फिर मुझे लगा नहीं संभल जाएगी, पता तो लगे उसमें तो नहीं रहेगी ना एक मुगालते में। लेकिन वो कुछ और सोच गई थी। 3-4 महीने बीत गए, मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाई उस कमरे पे जाने की। फिर उसकी मालकिन का एक दिन जो फ़ोन आया, और बहुत रो रही थी। उसने मुझे कहा कि आ जाओ, और ऐसे ऐसे यहाँ पे आ जाओ। एक नर्सिंग होम का नाम लिया, और वो तो मैं यहीं आके बताऊँगी। मैं चली गई। जाकर मैंने देखा, इतनी ऐसे हड्डियों पर ढांचा, बिल्कुल अजीब। उसकी बड़ी सी आँखें थी, खुली हुई बड़ी सी आँखें। मैंने कहा ये इस हालत में कैसे? मैं उसके पास बैठी तो उसने यहाँ मत बैठो, लड़की ने वो ले लो स्टूल। मैं उसे, मैंने कहा शायद इसको तकलीफ हो रही होगी। मैं स्टूल बैठ गई, मैंने उसके हाथ पकड़े ऐसे लिए, तो ना मुझे छुड़ाने की हिम्मत तो नहीं थी। मुझे मत पकड़ो, मुझे ऐसी बीमारी है वो आपको भी हो जाएगी। मैंने कहा क्या है इसको? मैंने बोली HIV पॉजिटिव हो गई है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे? इतना सब कंडोम्स में लाती हूँ, इतने से प्रिकॉशन के लिए दिन रात तुम लोगों को भाषण दे के मेरा मुंह दुखता है, फिर ये कैसे हुई?
तो बोली दीदी पता नहीं कौन था, किसी ने इससे शादी का वायदा करा और उसने इसको बताया नहीं है। हाँ, और अब मुझे जाके पता लगा वो कौन था। तो उसके बाद इसने अपने आप को बेतहाशा खर्च करना शुरू कर दिया। कोई भी आया, और मुझे नहीं पता इसने अंदर प्रिकॉशन नहीं लिया, कोई प्रिकॉशन इसने लिया नहीं, कुछ नहीं, और कोई इसे इराज रोक दे गया और इसने उसे दे दिया। अभी इससे हाँ, उसको भी नहीं बताया कि मुझे पता है तू शादी कर चुका। अच्छा। इतना रिवेंज था वो कड़ा, लेकिन मैं सोचती हूँ वो रिवेंज उसे मुझसे लेना चाहिए था, किसी भी तरह से लेती जा, लेकिन उससे लिया उसने। और कह रही थी कि अभी ये इंतज़ार कर रही है कि वो भी कहीं और भर्ती है, कि वहाँ से खबर आ जाए। मैंने एक आदमी भेज रखा है, वो मर जाएगी, मैं इतना मरूंगी नहीं। मैंने कहा मैं तुझे वहाँ लेके चलूँगी बेटा, एम्स ले जाऊँगी। बोल नहीं, मालकिन ने कहा दीदी वो तो कह के गए डॉक्टर कि इसके पास मिनट 2 मिनट आधा घंटा बस, इससे ज़्यादा इसके पास है नहीं, सब ख़त्म हो चुका है। मैं भी रोती रही, वो नहीं रोई, मालकिन भी रोती रही। फिर वहाँ से खबर आई, मैंने उसकी तरफ देखा, वो समझ गई, और वो हंसी तो भाई मैं कभी भूल ही नहीं सकती जिस तरह से वो हंसी। ऐसा लग रहा था कि कोई जिससे भूतिया फिल्म देख रही हूँ मैं, और कोई हंस रहा है इस तरह से। बस हंसते हंसते वो ढाल हो गई, मेरे हाथ में उसका हाथ रह गया, और मैं उसको कभी ये बात भूल नहीं पाई कि ये मेरी वजह से हुआ। मैं आज नहीं भूल पाती हूँ कि मैं उसे शायद ना बताती तो हो सकता है वो उसी मुगालते में जीती रहती, लेकिन वो बहुत बड़ी भूल थी। मतलब हाँ, उनके सिर्फ एक बदले ने उनको जिंदा रखा रखा कि जब तक मेरे को वहाँ से खबर नहीं आती हाँ, तब मैं तो तक में सांस नहीं मेरी कहीं जाएगी। आप बेफिक्र रहो, मुझसे कहते बेफिक्र रहो, अभी उसकी खबर आएगी ना फिर मैं भी चल जाऊँगी। ये सब बदला था कि वो शायद कोई ले पाया इतना। जो लोग वहाँ पे बैठे हैं, हाँ, जो जिन्हें मालकिन कह के बुलाया जाता है, कभी वो भी तो बच्ची रही होंगी, कभी वो भी ये देखिए, स्टार्टिंग में आई होंगी वहाँ पे। ये टिट फॉर टैट है। आप जैसा देंगे वो आपको वही परोस के देंगे ना। आप घर में ये बच्ची है, इसको जो कुछ ला के देंगे वही बना के देगी ना आपको। या आप ये इजाज़त देंगे सिर्फ खुद खरीद लाओ ले आओ, वहाँ ये इजाज़त तो नहीं है। हाँ, तो जो आप दे रहे हैं, जो समाज उनको दे रहा है, वही तो समाज को लौटाएंगी। और क्या चीज़ है उनके पास। जब मालकिन के साथ जो कुछ हुआ आपके साथ करेगा। फिर एक्सेप्टेंस नहीं है समाज में। बहुत लोग मुझसे कहते हैं, जैसे मैं कमेंट्स में भी पढ़ती हूँ, कहते रहते हैं कि अरे यही काम मिला, कुछ और नहीं कर सकती। मैंने अपने शहर के लोगों से पूछा जो मुझे कहते थे, कह रहे तो जी इनको कुछ काम दो। मैं कहा ठीक है देती हूँ, आप अपने घर में मेड रखते हो ना, उसे हटा दो, इसे रखो। मैंने कहा 24 घंटे आपकी बीवी आप पे नजर रखेगी, भले ही आप 60 साल के हो जाएं, आपके बेटे पे रखेगी, आप अपने भाई पे रखेगी, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों भी रखेंगे कि भाई उनके घर में वो काम कर रही। आप लोगों से नाता तोड़ लेंगे लोग। रखो ना, कहाँ रखते हो। अगर मैं इन्हें किसी जगह पे लगा दूँ, भले ही 4th क्लास कर्मचारी लगा दूँ, पूरा स्टाफ ये सोचेगा कि ये भोग्या है, आसानी से उपलब्ध है आपके पास, दे दो काम। कब मना करती हूँ। मैंने कहा इनका केवल एकमात्र ये है कि इनकी अगली पीढ़ी को सुधार देता, और वो तो मैं उसमें 100% सफल रही हूँ। मगर मैं वहाँ चूक गई कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा जो बड़ा नेक्सस है, इतना बड़ा, मैं बता नहीं सकती कितना बड़ा है ये। चैन है पूरी। नेपाल से एक लड़की चलती है तो मडुआडीह से पार कर जाएगी, गोरखपुर से। अच्छा। तार की बाड़ पार करी, आ गई इधर। वहाँ से आगे चलेंगे तो आप आ जाइए पिथौरागढ़, पहाड़ चढ़े आप पिथौरागढ़ आ गए, पिथौरागढ़ से उतर जाइए देहरादून, और आप सहारनपुर होते हुए मेरठ आ जाएंगे। आप और आगे चले जाइए, पिथौरागढ़ से दूसरा रूट पकड़ लीजिए, पीलीभीत आ जाओ, पीलीभीत से उतर के आ जाओ मुरादाबाद, मुरादाबाद से बिजनौर, बिजनौर से फिर मेरठ आ जाओ। ये पूरा नेपाल से पूरा हम चारों तरफ से कवर्ड। अब आ जाओ, इसके अलावा आप सीधे चले जाओ बारामूला, पाकिस्तान से आ जाएगी लड़की, बांग्लादेश से आ जाएगी लड़की, तो हमारे देश की क्यों नहीं जा सकती। बिल्कुल जाती होंगी। और एक ऐसी घटना है, मैंने कहीं जिक्र भी नहीं किया, अचानक ही बारामूला की बात आ गई तो मैं कह रही हूँ, एक आदमी जिसको वहाँ लोग अपना खैर ख्वाह समझते हैं, मुझे बहुत बाद में, मुझे भी वो दीदी कह के बुलाता, मुझे बहुत बाद में समझ आया कि ये तो ट्रैफिकर है। और देखिए उसका बारामूला जैसी जगह में एक कपड़े की दुकान है, और रहता वो मेरठ में है, यहाँ उसकी फैमिली रहती है।
दुकान उसकी बारामूला तो बिल्कुल बॉर्डर है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान का। और उस बॉर्डर से उसका काम ही है कि लड़कियां आए तो उन्हें ट्रैफिक करके यहाँ तक लाए। तो मैम ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है, ये तो हमने अक्सर सीन सुने हैं कि दुबई, यहाँ से दुबई इंडिया की लड़कियां जाती है, अलग अलग देशों में भेजी जाती है। तो इसके ऊपर कोई सरकार लगाम नहीं लगा सकती, या इन चीज़ों को क्या पकड़ना मुमकिन नहीं है बिल्कुल? अब जैसे आपको भी तो पता लगा ना, मेरे जैसे छोटे से आदमी को पता है, आपको भी तो पता, कोई संसाधन नहीं मेरे पास। हाँ, तो गवर्नमेंट को कैसे नहीं पता लगती है? चल मैं कह रही हूँ, जब सामने मुहाने पे सी ऑफिस है, इससे अधिक क्या होगा? और 2 थानों की ड्यूटी लगती है, 2 कांस्टेबल इधर 2 कांस्टेबल उधर, वो केवल पैसा कमाने के लिए लगती है और कुछ नहीं। वो हर कस्टमर से लिए, और बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। इस नेक्सस को समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग खोल के समझना पड़ेगा कि ये है, इधर है, और इधर वाली को अगर सेटिंग करनी है तो वहाँ खड़ा होना होगा। दुकानदार ऐसे आप किसी के बाहर खड़े हो जाओ जरा, अपनी मोटरसाइकिल स्कूटी खड़ी करके, तो कोई एरिया में बाजार वो नहीं करने देंगे, सर हटाओ यहाँ से, है ना। आप वहाँ कर सकते हो, वहाँ खड़े हो जाओ, फिर आप सामने देख लो कि नहीं हो रही है सेटिंग, नहीं हो रही है तो नहीं सही, 10 रुपये दे जाओ, मात्र 10 रुपये। आपको लग रहा है दिन भर में बहुत कम है, लेकिन अगर 100 कस्टमर दिन भर में खड़े हो गए तो बिना कुछ बेचे, बिना कुछ खरीदे 1000 रुपये कमा लिए। फिर 10 रुपये वो देगी अगर सेटिंग हो गई। आपको एक आदमी 10 रुपये दे गया, फिर 10 रुपये मालकिन देगी, तुम्हारी दुकान पे हुई है। बड़ी छोटा सा अमाउंट है 10 रुपये का, है ना। अब सुनिए, जो दो कांस्टेबल्स की ड्यूटी लगती है, हर कस्टमर की 20 रुपये उनकी। अच्छा, है ना। कहने को तो बहुत कौन ऐतराज़ करेगा, 20 रुपये तो ले रहा है यार, क्या है, ले लिए। मगर दिन भर में कितने, वो पूरे में ही तो घूम रहे। एक एरिया तुम 2 का, एक एरिया हमारा है, पूरे एरिया में तो घूम रहे हैं, तो देंगे आप। आपके ऊपर सेटिंग हुई या नहीं हुई, आपने कुछ किया या नहीं किया, आपको 20 रुपये देने ही ऊपर गया, है ना। तो इसको समझने के लिए बड़ा, और फिर आप ये समझिए कि एक पिंप है, चेन है, चाय वाला है, आपका स्टेक होल्डर है जिसके नीचे चाय की दुकान है। फिर उससे ऊपर आ जाइए, वो बच्चा जो काम कर रहा है वहाँ, ऊपर चाय देने जा रहा है, ऊपर कुछ और बन मस्का देने जा रहा है, खाना देने जा रहा है, क्योंकि उनके यहाँ तो बनता नहीं कुछ भी। वो दूसरे नंबर का है उनका, वो अंदर की सब खबरें ला के देगा। और अगर मैं कहूँ कि हमारे खुद के भी वो उसमें मैसेंजर के तौर पे काम करते हैं। अब इसके बाद आ रहेगी वो ठेले वाले जो ठेला लेके घूमते, जिनकी कोई स्थायी दुकान नहीं है, ठेला लेके घूम रहे हैं। वो देखिए कैसे इक्वली काम करते हैं, वो हमारे लिए भी काम करते हैं। अच्छा, कहाँ नई लड़की आई है, आ रही है जी, और उन्हें बता देते हैं फलाने कोठे में नई लड़की आई है, तुम चाहो तो ज़्यादा पैसे लेके ले आओ, अच्छी है लड़की। हमारे बारे में नहीं बताते। अच्छा, ये बताएंगे उस कमरे पर गई है, देख लो अभी तो सौदा चल रहा है, तुम देख लो, उसके बन गए पैसे। हम तो नहीं देते, हमसे तो मांगने की हिम्मत भी नहीं किसी की, हम लेते भी नहीं तो देंगे कहाँ से, हमारे पास क्या रखे हैं। फिर उसके बाद में वहाँ तक आप सीमित हुए। अब रिक्शे वाले हैं आपके, एक लड़की घर से भागती नहीं है, एक लड़की को माँ बाप रहे नहीं, भाई भाभी मुझसे के मारे निकाल देते हैं, कहाँ से इसकी रोटी करे, काम कर, घरों में झाड़ू पोछा कर। लड़की ने कपड़े भरे, 19-20 साल की लड़की, मुश्किल से, नहीं इससे भी कम की, बालिग भी नहीं थी, उस पर तो हमने बालिग ही नहीं थी वो। और लड़की बाहर निकली और एक रिक्शे वाले को रोक के कहा कि भैया मुझे किसी ऐसी जगह पहुंचा दो, धर्मशाला में, जहाँ मैं रात को रुक सकूँ, सुबह तो मैं अपनी मौसी के घर चली जाऊँगी। तो बैठ जा, सीधा खबड़ी बाजार में। लेकिन जैसे ही वो उतारी, और वो रिक्शे वाला ये कह रहा था, अच्छे लोग भी हैं, वो ये कह रहा था कि किसी भी कमरे पे चढ़ जाओ तुम, ये सब वो है धर्मशाला है, इनमें तो रुक जाओगी, औरतें ही हैं यहाँ पे, आदमी नहीं मिलते। वो वहीं पे एक सज्जन थे जिनकी छोटी सी घड़ी की दुकान, उन्होंने सुन लिया, उन्होंने कहा बेटा मैं पहुँचा के आऊँगा, उसको बिठा लिया और मुझे फ़ोन करा। लेकिन मेरे पास बहुत कम टाइम है, मैं ज़्यादा टाइम लड़की को नहीं रोक सकता, क्योंकि मैसेज कन्वे कर दिया और रिक्शे वाले ने सबको, लड़की को ले जाओ, और लोकल लग रही है मुझे, और वो लोकल थी लड़की। सोचो, जब तक हम पहुँचे लोकल थी वो लड़की, बचा तो ली हमने हाथों हाथ। मैं मीडिया को जल्दी नहीं खबर करती हूँ, लेकिन उस समय मुझे करनी पड़ी कि तुरंत मेरे से पहले जो पहुँच सकता हो, जो नज़दीक हो, मैं थोड़ा दूर हूँ, जो नज़दीक हो पहुँच जाओ, और उनको भी करो, बड़ी सास को भी खबर अप, क्योंकि उनको नुकसान नहीं होना चाहिए कि उन्होंने बताया हमें, और उतार लो दुकान पे से। लड़की बचाई इस तरह से। तो ये रिक्शे वाले, ये सब
ठेले वाले, फल वाले, फिर ये फल लगाने वाले, ये सब उनके स्टेक होल्डर्स। सिर्फ 10-10, 20-20 रुपए के लिए तुम किसी की जिंदगी तो तबाह करने में हाँ बिल्कुल। और ऐसी जैसे जैसे ऊपर होता जाएगा, जैसे पुलिस वाले के 200 रुपये हैं, थाने के 200 रुपये पर हेड हैं, तो वो इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। वो ये नहीं कि मतलब कितने कस्टमर है इसमें करना, 200 रुपये पर हेड तो जाने ही है, 10 लड़कियां आपके पास तो जाने ही 2000 रुपये, पता है ना। तो ये ऐसा व्यापार है कि जिसकी कोई आपको ना खरीदना है ना नुकसान की गुंजाइश है, सिर्फ मुनाफा है और किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है इसी में। इमेजिन कर सकते हैं कि 10 से 15 कस्टमर झेलने किसी लड़की के लिए कितना मुश्किल है। वो कैसे तरीके का इंसान आ रहा है, बहुत गंदे, बहुत इतने जिनके हाथ नहीं धुले, जो अभी मजदूरी करके आ रहे हैं, 500 रुपये जेब में तो चलो 200 रुपये औरत पर खर्च कर आओ, उनके कपड़ों से 10 दिन से नहाए नहीं, मिट्टी में पुताई करके आए हैं, उससे महक रहे कलर से, और आ गए तुम्हारे पंचर लगा के आ रहे हैं, ये गाड़ियाँ साफ करने वाले ये सब आ रहे हैं। तो बताइए, जिसको उम्र नहीं है, 50 साल के हो रहे हैं, 60 साल के हो रहे हैं, लड़की नहीं चाहिए, बच्चा चाहिए, बताइए तो अब किसकी बात करेंगे। और इन सब के बावजूद समाज इस बात को कैसे जस्टिफाई करता है, इस बिजनेस को कैसे जस्टिफाई करता है कि ये नहीं होंगे तो रेप बढ़ जाएंगे। हो नहीं रहे, छोटी बच्चियों के साथ हो रहे हैं। अभी कल जो पकड़ा गया, जिसका एनकाउंटर किया है, 2.5 साल की बच्ची, मजदूर आदमी, और वहाँ सो रहे प्लेटफॉर्म पे, उनके बराबर से उठा, दिख रहा है CCTV में, उठा के ले गया, और जहाँ लिफ्ट थी वहाँ उसके नीचे ले जाकर रेप किया और मरा समझ के छोड़ गया। लेकिन ऊपर वाला देख रहा था, उसमें आ गया। कल सुबह एनकाउंटर हुआ। तो बताइए तब ये कहाँ थी, इनके पास क्यों नहीं चले गए थे? वो तो स्कूटी भी ले रहा है, सब चीज़ ले रहा था, ऐसा था नहीं कि उसके पास 200 रुपये खर्च करने के लिए नहीं थे। तो क्यों, मतलब ये कैसा है बात कहना। या भाई मुझे समझ नहीं आता, देखो बड़ा मुझे नहीं पता, तुम लोग नए ज़माने के लोग हो, हम तो पुराने हैं। हमें तो इतनी बात समझ में आती है कि छोटे छोटे हम थे, अगर हमें छोटे बचपन से ये, हम कौन सा ऊपर जाके बैठ जाते, पर छोटेपन से ये हिदायत दी जा रही है ऊपर, और आज भी मेरे मोहल्ले में ऐसी दी जाती है, ऊपर नहीं देखना, सीधे जाओ, मार रही या नहीं रही। लेकिन अगर इतनी सी भी गलती होती है तो डांट पड़ती है, और बेटी कहाँ, अपनी छाती के नीचे। और अब हमारा बड़ा सिस्टम है एजुकेशन अब मेरठ भी है। मेरठ की लड़कियां लड़के पढ़ने जाएंगे हैदराबाद, बेंगलोर, वहाँ, और वहाँ क्या आएंगे यहाँ। ये कौन सी बात है भाई, क्यों तुम यहाँ के यहीं नहीं पढ़ सकते? मेरे पास इंटर्नशिप के बच्चे आते हैं हैदराबाद से, जी यहीं भेज दो भाई, मेरे पास क्यों, हैदराबाद में कोई NGO देखो। नहीं, हम तो मेरठ के रहने वाला, पंजाब में पढ़ने जी LPU में। तो मेरे क्या नशा करते हो LPU में हो? तो नहीं, हम नहीं करते, मुझे आके दिखा जाओ, मेरे साथ 15 दिन रहो तब देखूंगी, नहीं किया। तो क्यों हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं पढ़ रहे? तू नहीं यहाँ पढ़ाओ। मैं बर्बाद होते देखे LPU में जा के, मैं खुलेआम कह रही हूँ ये बात, बच्चे नशा करते। कॉलेजेस में मैंने भी बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, तो कहीं ना कहीं बच्चों को कॉलेज पढ़ने का चस्का ही इसलिए है क्योंकि मुझे आज़ादी मिलेगी, मैं अपनी मर्जी से कहीं भी बाहर जा सकता हूँ, आधी रात में कोई भी नशा कर सकता हूँ, कोई भी ऐसा काम कर सकता हूँ मैं। मुझे देखिए, हर किसी को अपने शहर से बहुत प्यार होता है, बिल्कुल। और मेरी तो उम्र गुजर गई, मेरा मायका वहीं ससुराल में, मुझे अपना शहर बहुत प्यारा है, लेकिन मेरे शहर को आग लग रही है। मैं देख रही हूँ, मैं एक दिन, मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक है और ये डबल रोड पे, और हम बच्चों से ही जा रहे थे, एक फंक्शन था आगे जाके, तो मैंने कहा अभी इतनी कौन पी रहा है सिगरेट, मुझे इतनी सिगरेट की महक आ रही है। तो वो बच्चा हंसने लगा, आपको महक आ रही है सड़क पे सारी? एक सड़क पे ऐसी कौन सी सिगरेट है कि जो मुझे यहाँ तक गाड़ी में महक आ रही? बोले नहीं, गाड़ी में नहीं आ रही, पूरी सड़क में आ रही है, क्योंकि ये जितने भी खोखे लगे हुए हैं, इन पे जो लड़के लड़कियाँ खड़े हैं, सब सिगरेट धुएं उड़ा रहे हैं, वो विदेशी सिगरेट, और ये शराब पी रहे हैं, और सब इस बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी के, और सबकी लड़कियों के भी हाथ में, मैंने नहीं देखी थी अपने यहाँ की ये कल्चर कि लड़कियों के हाथ में गिलास शराब का और सिगरेट हाथ में। तो ये माँ बाप तो आके देख नहीं रहे। फिर लड़कियों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, लड़कों की ज़रूरत नहीं पूरी होती। अभी आप इस तरफ नहीं जा रहे हैं, लड़कों की ज़रूरत पूरी नहीं होती तो वो ये सब कर रहे हैं। लड़के भी जिगोलो हैं, है ना? बिल्कुल है। बड़ी उम्र की औरतें इनको हायर करती हैं, बड़े बड़े घरों में जहाँ पति बहुत दूर दूर हैं, या
अभी उम्र हो गई है तो एक चीज़ के प्रति अरुचि हो जाती है, लेकिन उन औरतों को इस बात की कोई लिहाज नहीं, वो खरीद के लाती है। एक एक रात में 50-50 हज़ार के लिए महंगे गिफ्ट्स दे के, ब्रांडेड कपड़े दे के, ब्रांडेड घड़ियाँ दे के, जूते दे के, ये सब करके वो सेक्स करती है। कहाँ? तो लड़कियां क्यों ना करेंगी? तो ये किस जगह मैं कह रही हूँ, उन औरतों को खराब औरतें कहने पे मुझे इसीलिए एतराज़ है। कर तो हर कोई था, वो तो टेंशन में है, वो तो एक ऐसी जगह उनके लिए तो वो जेल से कम, जेल है, जेल से भी बदतर है वो। वो बदतर है। लेकिन जो लोग अपनी सिर्फ लग्जरी, इससे लग्जरी के लिए, पैसे के लिए, बस अय्याशी के लिए, ऐसी के लिए, अपना दिखाने के लिए, क्योंकि देखा जाए लग्जरी भी उन्होंने सिर्फ इसलिए सोशल मीडिया तक दिखाने है कि मेरे पास ये गाड़ी है, ये फोन है, ये है बस। मैं देखती हूँ बहुत से लोगों को सोशल मीडिया पे, अपने बहुत परिचित थी कि जो गाड़ी पे खड़े होकर फोटो खींचे। भाई तूने गाड़ी कब से ली? घर भी नहीं है तेरे पास, तो किराए की में ये हालत है, घर में बेड भी नहीं पड़ा, नीचे ही पड़े सो रहे हो तुम, चादरें बिछा बिछा। गाड़ी कब से? फलाने की थी, तो क्यों डाल रहे हो? आम आदमी देखा जाए तो यही इंसान है जो उस एरिया में जाके या किसी भी तरीके से इन चीज़ों को सपोर्ट तो कर ही रहे। अगर देखा जाए तो जा तो यही लोग रहे हैं ना, तो लेकिन वो लोग कभी ये नहीं सोचते कि वो औरत, वो बच्ची उस जगह पे किस वजह से पहुंची, क्या उसके पीछे की कहानी रही होगी। इनको सिर्फ और सिर्फ अपना ही देखता है। तो कभी कोई औरत ने या कोई बच्ची ने आपको बताया कि क्या कभी किसी ने उसको आके ऐसे समझा हो या कुछ उसके साथ ऐसा कोई बातचीत हुई हो? वो तो संभव ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका दूसरा पक्ष आपको कहती हूँ, वो जब वहाँ जाते हैं तो कभी कभी किसी से प्यार ढोंग भी करते हैं, और वो औरतें इस कदर सताई हुई होती हैं कि वो उनके प्यार की ढोंग में आके उनका बच्चा पैदा करती हैं, क्योंकि अब कोई उनको बस्टर्ड नहीं कह सकता, प्रिकॉशन है, उनको पता है कौन है इसका बाप। तो बच्चा तो वहीं पलता है, वो तो कभी एक्सेप्ट नहीं करता। हमने लाख कोशिशें की हैं बहुत बार, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। लड़की के लिए की हैं, ये तो लड़की है तुम्हारी, नहीं करता। और जब वो उसको नहीं करता तो वो दूसरी लड़कियों की कैसे सुनेगा? वो केवल देह धर्म निभाने के लिए जाते हैं। वहाँ वो आदमी जाता है जो इस सोच के जाता है कि उसके सामने एक औरत है और वो उसे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है उसकी बीवी इसके लिए मना करती हो, ये चीज़ नहीं करने देती हो, या ऐसे नहीं करने देती हो, अभी तो यहाँ सब कर सकता है। ये पैसे देके मोल खरीदी हुई, जिसकी चीख, जिसकी आवाज़, उसका कोई मायना नहीं है। और सब लड़कियां एक दूसरे के बारे में जानती हैं। जब एक कमरे में 3 पर्दे लगे हुए, 4 पर्दे लगे हुए हैं, तो क्या एक दूसरे का पता नहीं क्या चल रहा है? किस कस्टमर से गुहार कर रही है, ऐसे नहीं, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनता नहीं है वहाँ। कौन इमोशनल लोग जाते हैं वहाँ? इमोशनल तो वहाँ जा ही नहीं सकता। वो तो सोच ही नहीं सकता है कि मैं किसी के साथ वहाँ अच्छा व्यवहार करने जा रहा हूँ। ये सब सिर्फ मूवीज में ही दिखाया जाता है। बकवास है बिल्कुल। देखिए, गंगूबाई काफ़ी हद तक नज़दीक है, काफ़ी हद तक। मैं कहूँ तो 80% वो बिल्कुल है। जो हुआ, जो उसके साथ मारपीट दिखाई, जो भयंकर, उससे भी ज़्यादा भयंकर होती है। कोई ना माने तो इंटरनल पार्ट्स में चूना डाला जाता है, मिर्च डाली जाती है। ना माने तो कोई कितना सहेगा, कितना दर्द कोई सहेगा? उससे अच्छा तो मर जाना बेहतर, या सरेंडर कर देना बेहतर समझेगा। तो वो कौन उनकी दर्द सुनने जाए? दर्द सुनने जाएंगे तो घर में ही बहुत है। जाती बेटा भी कहेगा, बेटी भी कहेगी पापा ये नहीं है, वो नहीं है, बीवी कहेगी घर में आज ये चीज़ नहीं है। उनका दर्द क्यों सुनेंगे वो? उनसे जो बच्चे पैदा करते हैं वो उनको नाम नहीं देते। अभी तो मैंने करना शुरू कर दिया। जिसका है मुझे बताइए। एक औरत के 4 बच्चे तो हो सकते हैं अलग अलग बाप के, पर बाप का पता है कौन है, वही मैं स्कूल में नाम लिखाती हूँ। लिखो मत, एक्सेप्ट कर, कोई नहीं कहता, मगर उनकी कोई नहीं सुनता। कौन उनकी सुनेगा? उनकी तो भगवान ने नहीं सुनी। सही बात है। मैं तो वो कहती हूँ कि उठो द्रौपदी, शस्त्र उठाओ, अब कान्हा नहीं आएंगे। वो तो द्रौपदी हैं, खुद लड़ना पड़ेगा, उन्हें तो खुद ही लड़ना पड़ेगा, और वो लड़ना सीख रही है। मैं आपको एक घटना बताऊंगी कि लड़ना सीख रही हैं। एक बच्ची को महाराष्ट्र की, सुंदर नहीं थी, प्यार में कोई फंसा के लाया और यहाँ भेज गया। उस समय के दौर में 40-50, वो 10-20 हज़ार रुपये में भेज गया होगा, मुझे नहीं मालूम। हाई स्कूल कर रखा था उसने, मराठी भाषा आती थी, हिंदी आती भी नहीं थी, ये आगे सीखी। मैंने उसके लिए इतनी कोशिश की कि और भी नहीं तो इसे आंगनवाड़ी में काम मिल जाए। वो चाहती थी कि मैं निकल जाऊँ। उसकी एक बेटी थी, उसने मुझे बताया, छोटी सी थी, ऐसे कुछ 6-7 महीने की। मैंने कहा ये किसकी है? बताया उसने मुझे। मैंने कहा मैं उससे बात करूँ? मुन्ना,
क्योंकि वो तो शादी कर चुका, उसके 2 बच्चे और पहले से। मैंने कहा तुझे पता नहीं था? कि नहीं पता था, मैं भी ये चाहती थी कि एक बच्चा हो, मैं उसकी सारी ज़िंदगी काट लूँ, क्या पता वो मुझे निकाल ले कभी। और वही हुआ। मैंने कहा तू छोड़, इसे 3 साल की होने दे, मैं एडमिशन कराऊंगी। बच्ची का एडमिशन हुआ, मैं पुरानी बात कर रही हूँ। एडमिशन हुआ और पढ़ने में बहुत अच्छी निकली। पढ़ी, हॉस्टल में ही रही, माँ को तो नहीं मिलने देते हम, माँ तो साल भर में एक बार मिल सकती है बस, मतलब एक बार रह सकती है उसके साथ। तो अपने कमरे पर कहीं और ले रखा हो तो वहाँ नहीं, तब भी वो पढ़ लिख के काबिल हुई, उसकी बैंक में नौकरी। वो मुझे बड़ी माँ बुलाती है अभी कहीं चली थोड़ी गई। तो उसने एक दिन मुझे फ़ोन करके कहा बड़ी माँ आ जाओ। मैंने कहा कहाँ हूँ? कि आज मैं जा रही हूँ। मैं कहाँ जाएगी? बोली मेरी जॉब लग गई बैंक में। कहाँ लगी है? तो कहती है कि मेरी माँ के घर में। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आएगा, आप आ जाओ। मैं गई तो वो भी खुश थी बेचारी, ये हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने कहा क्या हुआ? बोली ये इसकी मुंबई जॉब लगी है, और इसने, मतलब मैं समझती हूँ कि शायद इसने वहीं नौकरी के लिए भरा होगा। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बोली मैं इसलिए जा रही हूँ कि मैं वहाँ अपने नाना नानी को मिलूँगी, मामा होंगे तो मामा को भी मिलूँगी, मुझे नहीं मालूम मेरे कौन है। मम्मी मुझे बताएंगे, अभी नहीं बता रही हैं। मैं इन्हें इनके घर ले जाऊँगी और कहूँगी मेरी माँ मजदूरी करती थी, मुझे पढ़ा लिखा के पाल दिया उन्होंने, और पापा भी मजदूरी करते थे, वो मर गए। मैं ये कह दूँगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था छोटी सी बच्ची क्या कह रही है, 22-23 साल की थी। मैंने कहा कब जा रही हो? बोली कल ट्रेन से जाऊँगी, हमारे यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन है मुंबई के लिए। मैंने ठीक है, मैं स्टेशन में मिलती हूँ। स्टेशन में जब मैं मिली तो बहुत दोनों माँ बेटी खुश थी, और उसने कहा ठीक है बड़ी माँ मैं चलती हूँ। तो मैंने उसकी तरफ देख के गर्दन हिलाई। ओ सॉरी, मैं कभी चलती नहीं कहती, आती हूँ बड़ी माँ, जल्दी मिलूँगी आपसे। और जो उसके चेहरे खुशी थी, उसमें बहुत सारे गम बुलाए, बहुत सारे। बात होती रहती है, अच्छे से माँ रह रही, माँ अपने घर भी आती जाती है, लेकिन माँ बेटी दोनों अलग रह रही हैं, और प्रोबेशन ऑफिसर है वो। तो ऐसी चीज़ें ऐसी हुई है, खुद से कोई निकले तो नहीं। और वही मेरी कोशिश है कि फिर कोई सीढ़ियों पर ना चढ़े। और मैं तो कहती हूँ कि देखे ये तो सब हो गया, बातचीत हो रही है, लेकिन मेरी हमेशा ये रहा कि हमारे यहाँ कभी हुए हैं दुष्यंत। इन्होंने कहा कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, कि कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए बस। बिल्कुल। काफ़ी हद तक बदली है, बच्चे काबिल हुए हैं, अपनी माँओं को जगह दे रहे हैं, और वही एक रास्ता मुझे दिख रहा था कि ये बच्चे ही इनको निकाल सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है बस। ये एक एरिया है जो सब जानते हैं किन कामों की वजह से जाना जाता है, बिल्कुल। बट आज के मॉडर्न ज़माने में हाँ वो एरिया से हट के चीज़ें हाँ होटल्स तक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कंपनीज है, मैं क्लियरली नाम लूँगा, ओयो है। ओयो को आज की डेट में सिर्फ उसी नज़रिए से देखा जाता है। बिल्कुल। तो कभी आपने इन होटल्स के ऊपर या ये जो गेस्ट हाउस होते हैं इनके लिए कभी आवाज़ उठाई, कभी काम किया? क्योंकि रेड की बहुत सारी चीज़ें पैदा न्यूज़ों में आती है कि यहाँ पे ऐसा 60 लड़के लड़कियां मिले हैं, हालांकि पुलिस के प्रशासन के सहयोग से ही किए, खुद से तो नहीं किए। तो और हालात इतने ख़राब हैं कि एक कमरा है किसी के पास, एक में रह रहे हैं, एक ओयो है, एक ऊपर है कमरा, एक नीचे है, 35 गज का भी घर नहीं, तो उसमें ओयो है। सड़क के किनारे ओयो नहीं है, जंगल में ओयो है, नीचे ट्यूबवेल है, ऊपर एक कमरा है, ओयो होटल का बोर्ड है। कैसे समझ में आती है कि यहाँ कौन ठहरने आ रहा है इतने जंगल में? तो ये ऐसी शमशान है, शमशान के बराबर में बिल्कुल ओयो होटल है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये कौन लोग हैं जो उन तक पहुंचते हैं, ऐसे घर वालों के पास तक, कि जिनके पास इतनी छोटी सी जगह है, खुद के रहने की भी नहीं है, और वो उसमें ओयो होटल चला रहे हैं। कैसे वो अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। हालांकि मैं समझती हूँ कि इतनी पॉडकास्ट पर बोलने के बाद में कुछ थोड़ा सा हुआ कि उन्होंने ये कहा, लेकिन वो ऊपरी स्तर पे हुआ। उन्होंने बड़े बड़े अखबार में विज्ञापन छपवाए कि मैनेजमेंट ने ये निर्णय लिया है कि बिना आईडी के कोई नहीं आएगा, और पति पत्नी एक साथ रुक सकते हैं, और कोई नहीं रुक सकता। ऐसा तो कहीं नहीं हो ही नहीं रहा, ऑन ग्राउंड कैसा नहीं हो रहा, क्योंकि अपने आप को सिर्फ सेव करने के न्यूज़ में दे दिया ये। बस क्योंकि मैं लगातार, मैं मुंबई में गई थी, वहाँ भी मैं बोल के आई, तो वो भी बात दूर तक गई होगी ज़रूर। तो इसलिए मैं तो समझती नहीं हूँ कि ये है ना, ओयो के बोर्ड हटे हैं, और मैं अभी देख रही हूँ कि दीवारों पे एक नंबर लिखा है और नीचे ओयो खाली, बस
देखिए कहाँ होटल्स को ज़रूरत पड़ती है कि वो अपने इतनी बड़ी होटल सीरीज़ को ये ज़रूरत कहाँ पड़ती है कि वो अपने गली मोहल्लों में नाम लिखे, नंबर लिखे। कौन है वो? क्लियर मैसेज जा रहा है, इससे तो क्लियर मैसेज जा रहा ये मैसेज जा रहा ना, खाली ओयो लिखा। मैं नोएडा जा रही थी और बिल्कुल एकदम ख़राब सी जगह, वो शायद वो गाँव पड़ता है हरोला, वहाँ मैंने देखा कि इधर टी शर्ट लगा है, फैक्ट्री एरिया है कुछ, और उस पर एक नंबर लिखा हुआ, नीचे ओयो। फिर देखा तो लाइन से लिखे हुए और भी। तो क्या है ये भाई? आप उन्हें ख़राब औरतें कहते हैं, मैं कहती हूँ ये ख़राब औरतें हैं जो अपने देह को एक वस्तु की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ख़राब मर्द हैं जो अपनी देह को एक वस्तु की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा कमाने की एक मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको लगता है कि इसका अंत पॉसिबल है? देखो मुझे नहीं लगता। मैं तो बस इतना कहूँगी, पीयूष मिश्रा एक कहते हैं कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। ये आप सबके कंधों पे भार है कि जितनी बची है। और मैं बहुत पूरी शिद्दत से ये बात कहती हूँ कि आप दूसरी अतुल शर्मा न पैदा कर पाएंगे, इतनी शिद्दत जितना वो कोई दे ना पाएगा। ऐसी फैमिली नहीं मिल पाएंगी उनको कि जो बैग की तरह से उनके पीछे खड़ी हो, जो कभी सामने नहीं आए। कभी कोई हम जैसे परिवारों से कोई उस सीढ़ियों के करीब भी नहीं जाने देगा, गरीब भी नहीं जाने, लेकिन आपको सपोर्ट किया कि चलो आप किसी की भलाई के लिए काम करने जा रहे हो, बस वो बहुत बड़ा। क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि हो सकता है कोई ऐसा इंसान मुझे देख लेता है जो मुझे समाज में ही बदनाम कर देता कि भैया ये तो वहाँ पे होते हैं। हाँ, तो एक लेडी होके उस एरिया में होना अपने आप में, देखो आदमी के लिए सवाल नहीं उठते, हाँ, सवाल सिर्फ औरत के लिए उठते हैं ऐसी जगहों पे कि यार अच्छा ये उस एरिया में तो क्या पता ये वहीं पे हो। नहीं पे हो थी। और मेरी इससे दूसरी थी, मैं बाजार से उससे, अरे मेरा वही रास्ता भाई, बाजार से और किसी दिन खुले मुंह निकल गई, बंद मुंह इसलिए निकलती थी वो खिड़कियां बंद कर दी। फिर थोड़ा बेचारी उनको मैं क्यों तंग करूँ, खुले मुंह निकल गई तो नीचे वाले पे तो बहन जी रेड करने आई हो। भैया मेरी इतनी स्थिति मत खराब करो कि मैं बाजार में, आर्ट में, हर जगह रेड करूंगी, इतनी भी नहीं है। पर मैं उसे अप्रिशिएशन बट मैं भी यही बोलने लगा, ये आपकी हाँ। ये आपके काम की तारीफ ही है कि वो एक ये डर होना भी बहुत डर होना बहुत जरूरी है, बहुत ये हुए। और वो डर नहीं रहा। पहले पुलिस का डर होता था। हमारी सास थी, वो ही कहती थी कि वो हमें लाल बीबी कहते थे, मतलब अंग्रेज जो सिपाही थे लाल बीबी बुलाते थे। तो गांव में गुजरते लाल टोपी खुद लगाते थे, पर लाल बीबी इनको कहते थे कि जैसे ही निकले हैं वो तो हम दरवाजे बंद कर लिया करें कि भैया वो गुजर रहे हैं सिपाही। और वैसे भी किसी के घर में सिपाही भी आ जाए तो आज नहीं, आज ये उनका स्टेटस सिंबल है। हाँ। अरे मेरे यहाँ तो दरोगा जी आए थे आज, मेरे एक पुरसा भाई क्यों आए थे? मेरे तो 50 दोस्त, मैं तो पढ़ाती नहीं हूँ, इसलिए यहाँ CGTI में गाजियाबाद पुलिस को ही पढ़ाती हूँ। मेरे घर क्यों आओगे भाई तुम? मेरे रिश्तेदार थोड़े ही हो। तो वो जो हमने ये स्टेटस सिंबल बनानी है छोटी चीज के, माँ बाप क्या कहते हैं कि मैं जैसे किसी कहीं यूनिवर्सिटी में लेक्चर पे जाते हैं तो मैं कह रही हूँ भैया कभी कभी फ़ोन चेक कर लिया करो, माँ चेक कर ले। अरे नहीं बच्चे तो हमें कहेंगे कि ये तो पुराने। मैंने कहा भैया मेरी माँ हर इतवार को धोने के नाम पे बस्ता खुद झाड़ती थी, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद झाड़ूँ, डाला फिर ये। और मैं थोड़ी मेरी गंदी आती, मैं फिर भी कहती, मैंने कहा देख लो इसमें कोई लव लेटर ना हो, अभी देख लो। तो वो केवल इसलिए, और एक कॉपी को मैंने कहा बस्ता धोना कि मेरे ये किताबें धोनी है। पर वो माओ का अपना एक तरीका था कि कैसे बच्चों के साथ विश्वास पैदा करें। आप विश्वास को आप कह रहे मोबाइल कैसे आ गई, मेरी तो अभी पूछो शादीशुदा लड़की आई हुई है, मैंने कहा किससे कर रही इतनी देर से बात? और मम्मी मेरी शादी हो गई और मैं उनसे बात कर रही थी तो तुम्हारे सामने नहीं कर रही हूँ। मैं भैया कुछ भी हो मैं तो पूछूंगी भाई, मेरी आदत से नहीं जाता ये। तो बनाओ, वो आदत बनानी होगी आप सबको भी, मैं कह रही हूँ ये आदत बनाओ आगे के लिए। सो मैम आज का आखिरी सवाल और बेहद ज़रूरी सवाल है ये कि बताया आपने कि आप कैसे आए, लेकिन आज तक वापस क्यों नहीं लौटे इस रास्ते से? और अगर अब तक नहीं लौटे हैं तो कब लौटने का इरादा है? देखो जब गई थी तो ये लगा था कि बस जिसको खोजने आई हूँ वो मिल जाए और लौट जाऊंगी। लेकिन वो इतना दर्द, इतनी पीड़ा देखी है कि जब दर्द से कराते हुए वो लड़कियाँ, जिस लड़की के जिसमें चूना डाला गया और मिर्चें डाली गई और फिर उसके साथ कई लोगों ने रेप किया और उसको जब अपने सामने मरते हुए देखा तो लौटने जैसा सवाल ही नहीं था। मैंने उसे इस तरह मरते देखा कि वो चीख रही थी, उसकी चीखें इतनी बाहर हॉस्पिटल तक जा रही थी, डॉक्टर रो रही थी, नर्सें रो रही थी और वो मेरा ऐसे कस के हाथ पकड़े हुए थे जो बचा लो। मैं नहीं बचा पाई।
बस उसी वक्त जब उसका वो बेचारा शब्द सुना था, उसी वक्त ये तय कर लिया था कि अब नहीं लौटूंगी कभी भी, वो मिले ना मिले, क्योंकि अगर मैं इसे नहीं बचा पाई आज तो किसी को तो बचाऊंगी। वो चीज़ें तो यहाँ है, कभी निकली नहीं। कल्पना करती हूँ कि छूने ने क्या किया होगा अंदर, डैमेज मिर्च ने क्या किया होगा, और वो जो नराधम नरपिशाच मुस्टंडे पाले हुए थे उन्होंने क्या कुछ नहीं किया होगा उसके साथ, उसको मजबूर करने के लिए। तो लौट तो इसलिए नहीं पाई, बस फिर कभी लौटने का सोचा ही नहीं।